Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes। और हमने इंड एस 103 स्टार्ट किया था और इंड एस 103 में हमने क्या क्या देखा था, एक बार छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। हमने ये रिकैप देखा था, यानी ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि इंटर में हम कौन से एएस पढ़ते थे, 14 एंड 21, दैट इज अमालगमेशन एंड कंसोलिडेशन, राइट। ये इंडियन कंपनीज के लिए अप्लीकेबल होता था, राइट। और ये इंडियन कंपनीज के ऊपर अप्लीकेबल होता था और ग्लोबली अगर कुछ कंपैरिजन होना चाहिए या ग्लोबली ये मैच नहीं हो रहा था स्टैंडर्ड्स, उसके लिए हमने क्या किया, IFRS 3 दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन से हमने इंड एस 103 डिराइव किया, दैट इज अपना इंडिया में जो बिजनेस कॉम्बिनेशन अभी लगा रहे इंड एस 103 वो डिराइव किया। अब यहाँ पे ये जो इंड एस 103 ना, दिस इज अप्लीकेबल ओनली ऑन द एक्वायरर, राइट। क्यों एक्वायरर बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे AS 14 में अमालगमेशन के केस में हम दोनों भी बुक्स बनाते थे, एक एक्वायरर का भी बनाते थे और एक्वायरी का भी बनाते थे। बट यहाँ पे इंड एस 103 में स्पेसिफिकली बोला है कि एक्वायरर के बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेंगे, एक्वायरी के बुक्स में कोई भी अकाउंटिंग नहीं दिया है। फिर उसके बाद हमने एक्विजिशन समझा था कि कैसा एक्विजिशन हो सकता है, राइट। यहाँ पे हमने एक्वायरर कौन है वो समझा, एक्वायरर इज अ कंपनी विच इज परचेसिंग दी अदर कंपनी एंड एक्वायरी इज द कंपनी जो सेलिंग कंपनी है ना, उसको बोलते हैं एक्वायरी कंपनी, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कंट्रोल कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं, याद आ गया कंट्रोल कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं। देखो नेट एसेट से हो सकता है और सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट से हो सकता है। नेट एसेट्स यानी क्या, कोई दूसरा कंपनी है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया पीपी लिमिटेड ने, यहाँ पे पीपी लिमिटेड जो है ना, पीपी लिमिटेड ये एक्वायर कर रहा है किसको, ए लिमिटेड को, राइट। और ए लिमिटेड को कैसा एक्वायर कर रहा है, ये थ्रू नेट एसेट्स, यानी ए लिमिटेड का जो भी एसेट्स है लाइबिलिटीज है सारा का सारा परचेज कर रहा है, ठीक है। एक ये मेथड हो सकता है, या फिर ए पी क्या करेगा, पी जो है ना, पी ए के बुक्स का, ए का जो इक्विटी इंटरेस्ट है यानी शेयर कैपिटल है उसमें से 51% परचेस कर लेगा, राइट। ये दो मेथड है कंट्रोल एक्वायर करने का, दैट इज नेट एसेट्स एंड सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट। नेट एसेट के केस में क्या होगा, जो सामने वाला कंपनी है, जैसे यहाँ पे पीपी लिमिटेड एक्वायर्ड ए लिमिटेड, तो ये सामने वाला कंपनी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा असेट्स एंड लाइबिलिटीज हम क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। तो फिर उसके इसमें सामने वाला कंपनी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इनिशियली क्या लगाएंगे, इनिशियली 103 अप्लाई करेंगे, राइट। इनिशियली हम 103 अप्लाई करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली ईयर एंड में अपना जो एसएफएस चलता रहेगा, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो चलता रहेगा आफ्टर एक्विजिशन। बट यहाँ पे हम जब देखते हैं सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट के थ्रू, यानी क्या, एक कंपनी दूसरे कंपनी में 51% का स्टेक परचेस किया, तो उस केस में यहाँ पे होल्डिंग एंड सब्सिडी की रिलेशनशिप ये हो जाएगा, यानी क्या, होल्डिंग एंड सब्सिडी रिलेशनशिप एग्जिस्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको अभी, होल्डिंग एंड सब्सिडी रिलेशनशिप इन प्लेस आ जाएगा, राइट। यहाँ पे पीपी लिमिटेड ने क्या किया, ए लिमिटेड में 51% जो है ना अगर परचेस कर लिया, तो पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग कंपनी एंड ए लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज सब्सिडरी कंपनी। तो इस केस में हम स्टार्ट डेट में हम क्या करेंगे, इन डेस 103 लगाएंगे फॉर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी क्या, इनिशियल डेट में 103 के बेसिस में हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। सब्सिक्वेंटली क्या होगा, सब्सिक्वेंटली एट द ईयर एंड हम दोनों का, होल्डिंग के बुक्स में सब्सिडरी का कंसोलिडेटेड, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे एवरी ईयर, राइट। ठीक है, जहां तक समझ में आ गया। यस सर। फिर उसके बाद आगे बढ़े, हमने देखने के लिए जो एक्विजिशन होगा ना, वो बिजनेस है क्या नहीं, वो कैसे पहचाने, राइट। जैसे यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड यहाँ पे ए लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है। अब ये जो ए लिमिटेड है ये बिजनेस है या नहीं, ये कैसा पहचाने, वो देखना है हमें। तो उसके लिए एक फॉर्मल डेफिनेशन दिया था, क्या, बिजनेस इज दिस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज and assets that is capable of being conducted or managed for the purpose of providing goods or services to customers, generating investment income, other income in ordinary course of business। तो ये डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ में आया, उसके लिए हमने डिराइव किया, क्या, हमने ने इंडियस 103 ने डिराइव करके दिया कि इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड असेट्स। ये क्या है, दिस आर इनपुट्स, ठीक है। तीन एलिमेंट होते हैं इनपुट, ये तो ये इनपुट हो गया असेट्स। देन केपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड और मैनेज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स, यानी क्या, एक प्रोसेस लगाएंगे इसके ऊपर, ये जो इनपुट्स है ना, इनपुट्स, इनपुट्स के ऊपर एक प्रोसेस लगाएंगे विच विल जनरेट अस द आउटपुट। आउटपुट क्या होगा मेरा, अदर इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सारे क्या आउटपुट्स हैं। ये तीन एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट, तो हमने आगे देखा था कि इनपुट होगा, आउट प्रोसेस होगा एंड आउटपुट होगा, ठीक है। अब इनपुट एंड प्रोसेस आर मैंडेटरी थिंग्स। इनपुट क्या है, ये क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स विच क्रिएट्स आउटपुट और हैज द एबिलिटी टू क्रिएट आउटपुट, यानी क्या, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, वो सारी चीजें क्या है, इनपुट्स है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज नथिंग बट एक तरीका,
तरीका इन द सेंस एक प्रोटोकॉल हुआ, रूल्स हुआ, स्टैंडर्ड्स हुए, ये सेट हुए होते हैं कि जो भी इनपुट है उसके ऊपर ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हमें क्या डिराइव होगा, आउटपुट। तो ये दोनों जो चीज है, इनपुट एंड प्रोसेस, दिस बोथ आर मैंडेटरी फॉर क्लासिफाइंग अ बिजनेस। मतलब बिजनेस है या नहीं, क्लासिफाई करना है एक्टिविटीज, जो भी है एक्टिविटीज, उसको बिजनेस मानने के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देन हमने देखा आउटपुट, राइट। आउटपुट हो या ना हो, फर्दर असेसमेंट करना पड़ेगा मुझे। क्या फर्दर असेसमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे? अगर आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, इफ देर इज नो आउटपुट, तो मुझे तीन चीज देखना है। सबसे पहले इनपुट्स है क्या, राइट। फिर उसके बाद मेरे पास क्रिटिकल सब्सटैंटिव प्रोसेस है क्या। क्रिटिकल सब्सटैंटिव प्रोसेस यानी क्या, ये ऐसा प्रोसेस है जो मुझे आउटपुट डिराइव करके देगा। एंड उसके साथ साथ में स्किल्ड वर्कफोर्स है क्या, जो क्रिटिकल प्रोसेस को अप्लाई कर सके टू डिराइव द आउटपुट। एंड अदर इनपुट्स है क्या। ये चारों चीजों चेक करेगा। ये चारों चीजों एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उस केस में उसको मानूंगा बिजनेस है करके, राइट। फिर उसके बाद आगे देखा था, अगर एग्जिस्ट करता है आउटपुट, इन केस देर इज एन आउटपुट, तो फिर उस केस में क्या देखेंगे हम कि सब्सटैंटिव प्रोसेस है क्या, जो आउटपुट एग्जिस्ट कर रहा है, जो आउटपुट आज एग्जिस्ट कर रहा है वो इन फ्यूचर भी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इन फ्यूचर आफ्टर एक्विजिशन ऑल्सो वो आउटपुट मुझे डिराइव होते रहेगा क्या। उसके लिए कोई प्रोसेस है क्या, वो चेक करूंगा। उसके साथ साथ में स्किल्ड वर्कफोर्स है क्या, वो भी चेक करूंगा, राइट। ये दोनों मैंडेटरी है। उसके साथ साथ में इनपुट भी होगा ही, क्योंकि आउटपुट है तो इनपुट होगा ही। ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उस केस में इसको बिजनेस क्लासिफाई करेंगे, इन केस इनपुट है, सॉरी, इन केस आउटपुट एग्जिस्ट कर रहा है ऑन द एक्विजिशन डेट। ठीक है। उसके बाद एक एक्सेप्शन भी देखा था हमने कि अगर ऑलरेडी आउटपुट्स है, राइट, और मेरा प्रोसेस यूनिक है या रेयर है, या फिर यानी उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता हूं मैं, तो फिर उस केस में हम जो है ना, ये स्किल्ड वर्कफोर्स है ना, उसको हम एग्जाम कर सकते हैं। एग्जाम यानी क्या, वो कंपलसरी नहीं होगा। ठीक है। इतनी ये सारी चीजें हमने देखा था, और ये सारे अप्लाई करने के बाद अगर हम डिराइव करते हैं कोई भी एक्विजिशन एज अ बिजनेस, बिजनेस, तो फिर उसको बोलेंगे हम बिजनेस कॉम्बिनेशन। अदरवाइज क्या होगा, वो असेट एक्विजिशन होगा। क्या होगा, असेट एक्विजिशन। तो असेट एक्विजिशन के केस में हम दो चीजें देखे थे। सबसे पहला चीज क्या, या इसमें गुडविल नहीं होगा और कैपिटल रिजर्व नहीं होगा, यानी क्या, गुडविल भी नहीं होगा और कैपिटल रिजर्व भी नहीं होगा। जैसे हम बिजनेस कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि गुडविल और बार्गेन परचेस होता है। बार्गेन परचेस क्या है वो समझ में आ जाएगा, अभी के लिए कैपिटल रिजर्व समझ लो, ठीक है। अगर असेट एक्विजिशन है तो हम क्या करेंगे, पीसी जो है, जो भी पीसी है, पीसी को आइडेंटिफाई करेंगे और उस पीसी को हम फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स, जो भी असेट्स है उसमें बांट देंगे। ठीक है। इतना हमने कल लास्ट लेक्चर में किया था। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो एक बार। साथ साथ में एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। नो सर। पक्का। चलो यस सर। आगे बढ़े। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मॉड्यूल में, वो देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स भी दो तीन क्वेश्चन, दो तीन मार्क के आ सकते हैं या एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो इसके लिए देख लेते हैं। क्या है सिंपल बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपनी एक्स इज अ लिकर मैन्युफैक्चरर एंड हैज ट्रेडेड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। यानी क्या, कंपनी एक्स जो है ना, ये लिकर मैन्युफैक्चरर है और नंबर ऑफ ईयर से ये क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है इन द मार्केट। ठीक है। द कंपनी produces a variety of liquor and employs a workforce of machine operators, tester and other operational marketing and administrative staff। यानी क्या, कंपनी जो है ना वैरायटी ऑफ लिकर्स प्रोड्यूस करेगा, एंड उसके साथ साथ में जो है ना वर्कफोर्स को भी, बहुत सारे वर्कफोर्स है क्या, मशीन ऑपरेटर्स है, टेस्टर्स है, मशीन टेस्टर्स, फिर उसके बाद मार्केटिंग के लिए किसी को लगाया है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी लगाया है। It owns, operates a factory, warehouse, machinery and holds raw material inventory and finished goods। तो ये पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, operates a factory, warehouse, machines and holds a raw material inventory and finished product। ठीक है। On 1st January X1, company Y pays you 80 million to acquire 100% of ordinary voting rights of company X। तो कंपनी एक्स क्या था, कंपनी एक्स वाज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लिक्वर लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और कंपनी एक्स के पास क्या क्या है, एम्प्लॉयज है, यस सर, एम्प्लॉयज है। ठीक है। उसके पास मशीनरी है क्या, यस। उसके पास प्रोसेस है क्या, प्रोसेस भी है। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, नो अदर टाइप ऑफ शेयर्स हैज बीन इशूड बाय कंपनी एक्स। तो कंपनी वाई जो है वो कंपनी एक्स को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। उसका परचेस कितना, परचेस कंसिडरेशन पे कर रहा है, 80 मिलियन। कितना, 100% एक्विजिशन कर रहा है। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ऑन द सेम डेट द फोर मेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वाई टेक्स ऑन होल्ड ऑफ सम रोल्स इन एक्स वाई, कंपनी एक्स। इन दिस केस, अब यहाँ पे सिंपली बताओ, जब कंपनी एक्स, कंपनी वाई जो है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपनी वाई कंपनी एक्स को एक्वायर कर रहा है, यहाँ पे पीसी कितना पे कर रहा है, यूएसडी 80 मिलियन।
तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वेदर दिस इज अ बिजनेस और नॉट, वेदर दिस इज अ बिजनेस और नॉट। तो डिटरमाइन करो एक बार रीड करके कि ये कंपनी बिजनेस है या नहीं, बताओ। 1 मिनट। बताओ ये बिजनेस है क्या नहीं, कंपनी एक्स। है सर। पक्का? क्यों? हाँ। इनपुट्स है, हम्म। प्रोसेस है, हम्म। और और हमें। आउटपुट भी है, फिनिश प्रोडक्ट। वेरी गुड। तो यहाँ पे बिजनेस डिटरमाइन करने हम क्या क्या देखते हैं? फर्स्ट इज इनपुट, प्रोसेस, एंड थर्ड मेरा इन दोनों को मिला दूं तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। 1 मिनट। ठीक है। क्या क्या देखते हैं हम? इनपुट्स देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। अब इनपुट के लिए अगर देखूं मैं, तो यहाँ पे क्या मेरे पास एम्प्लॉयज है क्या? यस। मशीन ऑपरेटर्स है, टेस्टर्स है, फिर उसके बाद मेरे पास फैक्ट्री भी एग्जिस्ट कर रहा है, वेयर हाउस भी है, मशीनरी भी है। ये सारे क्या है? इनपुट है, राइट। ये लिखकर मैन्युफैक्चर कर रहा है, और वाइड वेराइटी ऑफ प्रोसेस है, ये क्या है? मेरा आउटपुट है। और इसको बनाने का प्रोसेस भी होगा, राइट, इसको बनाने का प्रोसेस भी होगा। तो कंपनी एक्स इज अ बिजनेस, राइट, कंपनी एक्स इज अ बिजनेस। तो अब जो कंपनी वाई एक्स को एक्वायर कर रहा है, इसको हम प्यार से बोल सकते हैं क्या? बिजनेस कॉम्बिनेशन। बोल सकते हैं ना, बिजनेस कॉम्बिनेशन। यस सर। यस। इन दिस केस इट इज क्लियर दैट कंपनी एक्स इज अ बिजनेस। ठीक है, डिटरमाइन कर दिया हमने बिजनेस कैसा, कि इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट भी है, तीनों भी है, तो फिर हमने इसको डिटरमाइन कर दिया बिजनेस है। और ये जो बिजनेस एक्वायर कर रहा है, दिस इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इट ऑपरेट्स अ ट्रेड विद अ वैरायटी ऑफ असेट्स दैट आर यूज्ड बाय इट्स एम्प्लॉयज इन नंबर ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज। These assets and activities are necessarily integrated in order to create and sell the company's product. ये सारे जो है ना असेट्स को और एक्टिविटीज को क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट करने हैं। किसके लिए? आउटपुट के लिए। आउटपुट यानी क्या? कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट बेचने। एज पर द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, एक्विजिशन इंक्लूड्स इनपुट्स including four main executive directors of company, and thus it can be concluded as a significant process acquired along with the other inputs as well। यानी क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है ना, 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, हमने देखा था कि अदर इनपुट्स भी होगा तो चलेगा, जिसमें आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट टू अगेन द एक्सेस, फिर अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ये सारी चीजें यहाँ पे वो भी है। तो यहाँ पे बोलेंगे हम, दस कंपनी वाई obtains the control on 1st Jan X1 by acquiring 100% of voting rights, and thus it is a business combination। समझा ये चीज? यस सर। यस। बिजनेस कॉम्बिनेशन। चलो एग्जांपल नंबर 3 देख लो। एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है? स्टार्ट करें या रीड करने टाइम दो? बोलो, ये तो एग्जांपल से नॉर्मल नॉर्मल। ओके। देखो कंपनी डी है, is a development stage entity that has not started revenue generating operations। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपली कंपनी डी जो है, ये डेवलपिंग स्टेज में है। ठीक है, इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोसेस है, जहां पे रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ अभी तक। यानी क्या? व्हाट यू मीन बाय रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज? यहाँ पे आउटपुट नहीं है। सिंपली ऐसा समझ सकते हैं ना, आउटपुट नहीं है यहाँ पे। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा कि पूरा पढ़ के वेदर दिस इज अ बिजनेस और नॉट। द वर्क फोर्स कंसिस्ट mainly of research engineers who are developing a new technology that has a pending patent application. Negotiation to the license this technology to number of customers are at advanced stage. Company D requires additional funding to complete the development work and commence planned commercial production। यानी क्या हो रहा है? एक तो सबसे पहला कंपनी डी जो है वो डेवलपिंग स्टेज में है,
सेकेंड, ये रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है। रेवेन्यू जनरेटिंग यानी क्या, मेरे पास आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो रिसर्च इंजीनियर्स है, राइट, रिसर्च इंजीनियर्स है जो डेवलप कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी को, राइट। अब नेगोशिएशन चल रहे हैं लाइसेंस के लिए। आगे क्या बोल रहा है, इसको एडिशनल फंडिंग चाहिए, क्या चाहिए, इसको एडिशनल फंडिंग चाहिए। आगे क्या है, द वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स इन कंपनी डी इज 750 million. कंपनी ए पे 600 million in exchange of 60% of equity of company D, a controlling interest. अब ये 60%, 40% का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये पढ़ेंगे हम एक सिग्निफिकेंट इक्विटी मेथड में। हम पूरा जो है ना, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है, वो पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो, कंपनी डी का कितना, 60% वैल्यू के लिए, कंपनी डी के 60% वैल्यू के लिए, इसका 60% वैल्यू के लिए कितना पे किया, रुपीज 600 million। ठीक है, कितना, 600 million, 60% के लिए, सिर्फ। ठीक है। ऑल्दो कंपनी डी इज नॉट येट अर्निंग रेवेन्यूज, एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट। अब मुझे बताओ, जब आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कौन से ऐसे चीज देखेंगे जो हम बिजनेस क्लासिफाई कर सके, बोलो। हमने अभी इससे पहले रिवाइज किया है। अगर आउटपुट नहीं है, बिजनेस में आउटपुट नहीं है, तो उस केस में हम ऐसे कौन से चीजें देखेंगे ताकि वो बिजनेस, हम क्या बोले उसको, बिजनेस क्लासिफाई कर सके, एक्टिविटी जो भी एक्टिविटीज है उसको बिजनेस क्लासिफाई कर सके। याद है क्या, हम्म, एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में हम क्या क्या देखेंगे, बोलो। इनपुट्स तो हो गए, ये तो सिंपल है इनपुट्स वाला। और दो चीज और देखेंगे। व्हाट, सब्सटेंटिव प्रोसेस है क्या? सब्सटेंटिव क्रिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, ओके। और सब्सटेंटिव क्रिटिकल प्रोसेस, जब मैं इनपुट में अप्लाई करूँ ये प्रोसेस, तो मुझे आउटपुट डिराइव कर सके। और एक होके स्किल्ड वर्कफोर्स, जब ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करता है तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, दिस इज अ बिजनेस, राइट। बरोबर ना, यही है ना। यस। हम्म। देखो, देर आर नंबर ऑफ indicators that has a sufficiently integrated set of activities and assets that are capable of being managed to produce a return for the investors. यहाँ पे मेरा आउटपुट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इनपुट है क्या, इनपुट तो है, राइट, इनपुट है, मेरे पास वर्कफोर्स है, ठीक है, इनपुट है, वर्कफोर्स है, सब्सटेंटिव प्रोसेस भी है। क्यों, यहाँ पे जो ये चल रहा है, देखो, नेगोशिएशन टू लाइसेंस दिस टेक्नोलॉजी टू अ नंबर ऑफ कस्टमर्स आर एट एडवांस स्टेज। ये वाला लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, कि नेगोशिएशन चल रहा है कि ये जो लाइसेंस है ना, ये टेक्नोलॉजी, ये नंबर ऑफ कस्टमर्स को दे सकते हैं, एडवांस स्टेज नेगोशिएशन चल रहा है। ठीक है, तो इसके मतलब क्या है, ये प्रोसेस एग्जिस्ट करता है कि मुझे आउटपुट डिराइव कर सकता है। या एडवांस स्टेज यानी क्या, अगर जो एग्रीमेंट है वो पूरा हो गया, यानी क्या, मेरे साथ नेगोशिएशन अच्छे से हो गया, तो फिर उस केस में क्या होगा, मेरा जो टेक्नोलॉजी है वो बिक जाएगा, टेक्नोलॉजी जो है ना वो इन मार्केट आ जाएगा, और मुझे क्या आएगा, प्रॉफिट डिराइव हो जाएंगे। देखो देखो, तीन चीजें होना चाहिए। In particular, company employs specialist engineer developers, the know-how and design specification of the technology, that is skilled workforce, is pursuing viable plan to complete the development work and commence the production. ठीक है, यहाँ पे प्लान भी है, that is process, has identified and will be able to access the customer willing to buy the outputs, right. In addition, company A has paid a premium, goodwill भी पे किया, प्रीमियम यानी क्या, कंपनी ए ने एक्वायर किया ना कंपनी डी को, कहा दिया है, कंपनी ए pays 600 million in exchange of 60% of equity, right, to कंपनी डी। यानी क्या, कंपनी डी का वैल्यूएशन कितना है, टोटल, इन टोटल कहा लिखूं मैं, यहाँ पे लिखता देखो, कंपनी डी का टोटल वैल्यूएशन है रुपीज 750 million, राइट, 750 million क्या है, इसका कंपनी डी का वैल्यू है। बट कंपनी ए ने क्या किया, कंपनी ए ने कंपनी डी का 60% ऑफ वैल्यू के लिए 600 million पे किया। यानी क्या, कंपनी ए ने कुछ प्रीमियम पे किया है, राइट। ये प्रीमियम क्या है, प्रीमियम इज नथिंग बट गुडविल। ये प्रीमियम क्या है, नथिंग बट गुडविल। तो गुडविल,
और इट्स 60% इंटरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस टू द कॉन्ट्री, यानी क्या आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करता है, पर भी हम क्या मानेंगे, हमारे पास इनपुट है, सब्सटेंटिव प्रोसेस भी है और स्किलफुल वर्कफोर्स भी है, तो उसको क्या मानेंगे, हम बिजनेस मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, हम बिजनेस मानेंगे। ठीक है। कुछ डाउट है क्या इसमें, क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल है, बोलो। नो सर समझ। हम्म, चलो, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार रीड करो। एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार रीड करो। ये सारे जो है ना बिजनेस कॉम्बिनेशन, यानी सिंपल बिजनेस कॉम्बिनेशन कैसा होगा उसी के रिलेटेड बता रहे हैं, और हमें आइडेंटिफाई करना है दिस इज वेदर दिस इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन और असेट एक्विजिशन। पीपल वॉचिंग ऑन द यूट्यूब, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। डन। डन, दोनों का हुआ। अब बताओ ये वेदर पूरा एग्जांपल पढ़ने के बाद समझ में आया क्या, ये असेट एक्विजिशन या बिजनेस कॉम्बिनेशन है। हम्म, क्या है बताओ। एसेट एक्विजिशन। असेट एक्विजिशन क्यों, व्हाई डू यू फील दिस इज एन असेट एक्विजिशन करके। बिकॉज हम्म। रेवेन्यूज का आउटपुट का जो आ रहा है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हम्म। दैट इज नॉट स्पेसिफिक, मतलब दैट नॉट इज नॉट प्राइमरी। स्पेसिफिक। ओके। और प्रोसेस भी हम्म। डिफाइंड प्रोसेस है। हम्म। ओके, और कुछ। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ा है ना हमने, इंडियस 40, हाँ। उसी से थोड़ा बहुत रिलेट कर लेना तो समझ में आ जाएगा। देविका जी आपको कुछ बोलना है इसमें। सोच रही हूँ सर। हाँ कर लो, प्रोसेस कर लो। अच्छा चलो, 4 पढ़ लिया, फिफ्थ भी पढ़ लो एक बार। दोनों भी इंटर रिलेटिंग है, फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिफ्थ भी पढ़ लो एक बार अच्छे से।
डन। यस सर। बंद हम्म। बंद। ओके। डन सर। डन। चलो, इसमें क्या अलग लगा है तुम्हें बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में एक थिन लाइन डिफरेंस है। हम्म। This investment property is multi-tenant residential. That was हम्म। और यहाँ पे देखोगे तो बोल रहे हैं कि कंपनी क्यू टू प्रोवाइड अ सब्सटैंशियल मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज which are outsourced with the specialist providers. Company Q has 5 employees who deal directly with the tenants and with outsourced contractors to resolve any non-routine security maintenance requirement. Right? यानी क्या, कंपनी क्यू के जो एम्प्लॉयज है वो डायरेक्टली किससे डील करते हैं, जो टेनेंट्स हैं उनसे डील करते हैं, और उसके बाद जो मेंटेनेंस सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं ना उनसे डील करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरा का एक ही साथ पढ़ते हैं चलो। पहले सबसे पहले एग्जांपल नंबर 5 पढ़ाता हूँ। तुम्हें कुछ बोलना है तो वो बोल दो पहले, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन सुन लूं मैं। नहीं सर। पक्का? चलो पहले देखते हैं कि क्या है। एक्विजिशन ऑफ एन एंटिटी होल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, यानी क्या, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है कोई तो एक कंपनी और उसको एक्विजिशन एक्वायर कर रहा है। कंपनी ए एक्वायर्स 100% ऑफ इक्विटी एंड वोटिंग राइट्स ऑफ कंपनी क्यू। क्या हो रहा है यहाँ पे? कंपनी ए है, ये जो है ना, कंपनी क्यू को एक्वायर कर रहा है। कितना? वो भी 100% इक्विटी एंड वोटिंग राइट्स। ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी क्यू होल्ड्स 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2 एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 3। वही बता रहा है ना, विच ओन्स 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है। द प्रॉपर्टीज आर मल्टी टेनेंट रेसिडेंशियल condominiums subject to short term lease rental agreement with the oblig of company Q to provide। कंपनी क्यू यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, कौन? कंपनी क्यू प्रोवाइड करेगा सब्सटैंशियल मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। ठीक है। विच आर आउटसोर्स विद द स्पेशलिस्ट प्रोवाइडर्स। यानी क्या, यहाँ पे स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है। कंपनी क्यू हैव 5 एम्प्लॉयज, 5 एम्प्लॉयज है जो डायरेक्टली डील करते हैं अपने टेनेंट से एंड विद द आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिजॉल्व एनी नॉन रूटीन सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो एम्प्लॉयज है are involved in variety of lease management tasks, that is identification and selection of tenants, lease negotiation and rent reviews, and marketing activities to maximize the quality of tenants and rental income। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके पास 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है विच इज कंसिडर्ड एज इनपुट्स, राइट? 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है, राइट? और ये तीनों क्या है मेरा, ये मेरा तीनों जो है ना ये इन्वेस्टमेंट यानी इनपुट्स है, राइट? फिर उसके बाद ये जो एम्प्लॉयज है, स्किल्ड एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करते हैं, ये भी मेरा इनपुट्स है। और उसके बाद ये एम्प्लॉयज किस में इन्वॉल्व है? मैनेजमेंट टास्क में है। यानी क्या, इनके पास एक प्रोसेस है। ये जो 5 एम्प्लॉयज है, ये तो सब लोग जो है ना ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन से टेनेंट को करना है, लीज नेगोशिएशन होता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज होता है, ताकि जो है ना क्वालिटी मैक्सिमाइज कर सके। दिस इज नथिंग बट अ प्रोसेस, राइट? दिस इज नथिंग बट अ प्रोसेस। तो अभी आगे देखें, तो जब इनपुट है और प्रोसेस है तो आउटपुट क्या होगा? मेरा रेंटल इनकम होगा आउटपुट, राइट? तो आगे देखो, कंपनी क्यू कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स टुगेदर विद द एम्प्लॉयज एंड एक्टिविटी दैट क्लियरली बियॉन्ड गोज दी बियॉन्ड एक्टिविटी एंसिलरीज टू द प्रॉपर्टी एंड देयर टेनेंसी एग्रीमेंट। यानी क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो नहीं, क्या एंसिलरी एक्टिविटीज यानी क्या, मेंटेनेंस सर्विसेज या सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं देख रहे हैं, ये सारे चीजें कर रहे हैं। क्या? नेगोशिएशन भी कर रहे हैं, राइट? फिर उसके बाद जो टेनेंसी है उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट? मार्केटिंग एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, बरोबर? टेनेंसी का जो क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन,
कि वो पर्टिकुलर फ्लैट में रहे या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो हम लीज में दे रहे हैं उसमें रहने के बाद उनका क्या रिव्यू है वो भी देख रहे हैं, ये एज अ होल पैकेज देख रहे हैं। दिस आर ऑल दी एक्टिविटीज, राइट। ये सारा एक्टिविटीज को जब कंबाइन करेंगे तो मेरे पास इनपुट भी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ये जो मार्केटिंग एम्प्लॉयज वगैरह सब कुछ कर रही है, क्या है प्रोसेस, और जो मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा वो मेरा क्या होगा आउटपुट। जब ये तीनों एग्जिस्ट करेगा तो फिर ये क्या माना जाएगा, दिस इज कंसिडर्ड एज बिजनेस। देखो, फर्दर प्रोसेस, identification and selection of tenants, lease negotiation, rent reviews is critical to the ability to continue producing outputs. Very important, right? Output exist कर रहा है, और ये जो है ना ये वाला पार्ट, this is critical process. Identifying and selection of tenants, lease negotiation, rent reviews, ये सारा के critical product critical activities है to produce the outputs। तो उसके लिए हम क्या मानेंगे इसको, कंपनी क्यों इज कंसिडर्ड एज बिजनेस। क्लियर है। देखो ये बिजनेस आइडेंटिफाई करना, इट विल डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, बरोबर। ये टेनेंस ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो उसका अलग होगा, उसका इनपुट्स अलग हो गए, उसका प्रोसेस अलग होगा, उसका आउटपुट अलग, आउटपुट इन द सेंस रेवेन्यू ही होगा मेजरली, इनपुट्स एंड प्रोसेस डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। तो ये एग्जांपल समझाया क्या, ये समझ गया तो ऊपर वाला भी इजीली समझ में आ जाएगा। बोलो, कुछ डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? चलो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, कितना 5 मिनट बचा है, ठीक है। देखो तो, कंपनी ए acquires 100% of equity and voting rights of company P, a subsidiary of property investment group। ठीक है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का एक सब्सिडी है। क्या हुआ, स्क्रीन आ रहा है क्या प्रॉपरली? यस सर। ओके, ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ। कंपनी ए एक्वायर्स 100% ऑफ द इक्विटी एंड वोटिंग राइट्स ऑफ कंपनी पी, अ सब्सिडरी ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ग्रुप। ठीक है, कंपनी ए ने 100% वोटिंग शेयर्स ले लिया, किसमें, कंपनी पी का, राइट। ये जो है ना कंपनी पी इज अ इन्वेस्टमेंट ग्रुप का, ये है एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उसका सब्सिडरी था, और वो क्या है, ए ने एक्वायर कर लिया, ठीक है सर। कंपनी पी ओन्स 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सिमिलरली कंपनी पी जो है ना ये 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होल्ड करता है। द प्रॉपर्टीज आर सिंगल टेनेंट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेस, ये देख लो इंपॉर्टेंट है, सिंगल टेनेंट इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेस सब्जेक्ट टू लॉन्ग टर्म लीज। लॉन्ग टर्म लीज है, शॉर्ट टर्म लीज नहीं है, लॉन्ग टर्म, यानी क्या एक बार एंटर हो गए तो फिर बहुत दिनों के लिए चलेगा। दिस लीज ऑब्लाइक पी टू प्रोवाइड अ बेसिक मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, यानी क्या, कंपनी पी जो है ना, कंपनी पी के पास 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, राइट। अब ये जो 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये सिंगल टेनेंट इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेस को दिया है, राइट, यानी कि बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे बेसिक मेंटेनेंस सर्विसेज देना है मुझे, राइट। बेसिक बेसिक यानी क्या, वो हम अगर यहाँ पे पी नहीं देता तो फिर हम बाहर से भी परचेज कर सकते हैं, बरोबर ना। बेसिक वाला जो बेसिक मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज है, अगर पी नहीं देता तो बाहर से भी हम ले सकते हैं ना, दिस इज रिप्लेसेबल। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, विच हैज बीन आउटसोर्स्ड to the third party contractors. The administration of Company P leases was carried out by an employee of its former parent company on the part-time basis, but this individual does not transfer to the new owner। यानी क्या, यहाँ पे कंपनी पी का जो लीजेस वाला जो है ना वो पार्ट कौन कैरी आउट कर रहा था, वो फॉर्मर पेरेंट कंपनी जो है। फॉर्मर पेरेंट कंपनी कौन है, फॉर्मर पेरेंट कंपनी है इन्वेस्टमेंट ग्रुप का, राइट। और यही पर्सन जो है ना वो कैरी ऑन हो रहा है, और कंपनी ए में ये ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है, ये कंपनी ए में ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब यहाँ पे इन मोस्ट केसेस an asset or a group of asset and liabilities that are being capable of generating revenue combined with all of the many other activities necessary to earn those revenue would constitute a business। अब हमने एग्जांपल नंबर 5 में देखा था, एग्जांपल नंबर 5 में क्या देखा था, यहाँ पे कंपनी क्यू जो है ना उसके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, कंपनी क्यू के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन था, यहाँ पे सब्सटेंशियल मेंटेनेंस सर्विसेज देना था उसको, राइट, सब्सटेंशियल मेंटेनेंस सर्विसेज देना था। और साथ साथ में उसके साथ साथ में ये लीज आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन ऑफ टेनेंट्स, लीज नेगोशिएशन, रेंट रिव्यूज सब कुछ करना था। दिस वाज क्रिटिकल, जो यहाँ पे हो रहा नहीं है, यहाँ पे बेसिक मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहा है सिर्फ, राइट। और इसका जो लीजेस मेंटेन करने वाला जो बंदा था, जो एम्प्लॉय है, वो भी फॉर्मर का पेरेंट कंपनी का था, राइट। तो फिर यहाँ पे वो भी नहीं है, तो फिर उस केस में इसको बिजनेस कहलाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ये क्या दे रहा है, सिर्फ एंसिलरी सर्विसेज दे रहा है, लीजेस के लिए एंसिलरी सर्विसेज दे रहा है। देखो, हाउएवर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्पेसिफिक केस
विच अर्निंग अ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर इज डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेट। यानी क्या, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मुझे इनकम कमा के दे रहा है, ठीक है। Accordingly, the revenue generation and activities that are specific and ancillary to an investment property and its tenancy agreements should therefore be given a lower weightage in assessing whether the acquiree is a business। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है सिंपली, कि जो भी हम ये दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज, जो बेसिक बेसिक दे रहे हैं, उसको ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। बरोबर ना। यहाँ पे मेन एक्टिविटीज क्या है, लीज नेगोशिएशन होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है, उसका लीज नेगोशिएशन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो टेनेंट टेनेंट रह रहा है उसका क्या रिव्यूज लेना चाहिए, हम नेगोशिएशन अच्छा होना चाहिए। वो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, बेसिक सर्विसेज दे रहा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, सिर्फ बेसिक मेंटेनेंस और सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो देखो आगे क्या बोल रहा है, फर्दर प्रोसेस बेसिक मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट क्रिटिकल, क्रिटिकल नहीं है, टू एबिलिटी टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग आउटपुट्स। ऑल्सो द प्रोसेस बेसिक मेंटेनेंस सिक्योरिटी सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट यूनिक एंड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली विदाउट सिग्निफिकेंट कॉस्ट। एक और दूसरा चीज हम ध्यान दिए तो यहाँ पे एम्प्लॉयज भी नहीं है। यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज ओन कर रहा था, कम एग्जाम्पल नंबर 5 में 5 एम्प्लॉयज थे जो पूरा देख रहे थे, राइट। ये हाँ, यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज थे, 5 एम्प्लॉयज थे ना, जो कंपनी क्यू का। बट यहाँ पे एम्प्लॉयज नहीं है, एम्प्लॉयज भी नहीं है, वर्कफोर्स भी नहीं है, और बेसिक सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर उस केस में ये क्या रहेगा, असेट एक्विजिशन रहेगा, ठीक है। दिस विल बी एन असेट एक्विजिशन। लेस देन 1 मिनट बचा है, एक न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। चलो, एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 में क्या डिफरेंस था। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास जो कंपनी क्यू है उसके 5 एम्प्लॉयज थे, राइट। 5 एम्प्लॉयज कंपनी क्यू के थे, और वहां पे जो क्रिटिकल प्रोसेस है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लीसेस, फिर उसके बाद लीज नेगोशिएशन हुआ, मार्केटिंग एक्टिविटीज हुए, ये सारे जो है ना वो खुद के एम्प्लॉयज कर रहे थे, राइट। इम्प्लीमेंटेशन खुद के एम्प्लॉय से हो रहा था। बट एग्जाम्पल नंबर 4 में ऐसा कोई भी चीज नहीं है, खुद के एम्प्लॉयज नहीं है, पहली बात तो। ये जो है ना एम्प्लॉय जो भी था वो फॉर्मर एंटिटी का, जो फॉर्मर सब्सिडी पेरेंट कंपनी था ना, उसका एम्प्लॉय था, राइट। फिर उसके बाद एक और चीज, यहाँ पे बेसिक मेंटेनेंस सर्विसेज देते हैं। बेसिक मेंटेनेंस सर्विसेज कभी भी हम गिनती में नहीं लेते फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज एज अ बिजनेस। तो ये दोनों मेजर एक्टिविटी की वजह से हम एग्जाम्पल नंबर 4 में जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज था उसको असेट एक्विजिशन माना है। और सेकंड सेकंड जो एग्जांपल नंबर 5 में है, कंपनी क्यू का जो केस है, वो बिजनेस माना है। इन दोनों में क्लियर है सब कुछ, बताओ, समझ में आ गया। हाँ ये तो पक्का ना। था। चलो लास्ट एक एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं। सेलर रिटेन्स सम एक्टिविटीज एंड द असेट्स। यानी क्या, सेलर रिटेन्स सम एक्टिविटीज एंड असेट्स। समझो मेरा बिजनेस है और बिजनेस मैंने सेल कर दिया, ये पीपी लिमिटेड है, ठीक है। ये एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को, राइट। अब ए लिमिटेड का सारा असेट्स और लाइबिलिटीज इसने एक्वायर किया, एक्सेप्ट कुछ सेल्स फोर्स करके कुछ है। सेल्स फोर्स यानी क्या, कि जो सेल करने का जो एम्प्लॉयज हुए, या फिर कुछ प्रोसेसेस है जो एक्वायर नहीं किया। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस एक्वायर नहीं किया, तो यहाँ पे क्या, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने एक्वायर किया है, जो एक्वायर किया है और जो एक्वायर नहीं किया, वेदर विद दिस एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी की वजह से ये जो बिजनेस है उसको एसेट एक्विजिशन में मानेंगे या बिजनेस एक्विजिशन में मानेंगे, वो डिसाइड करना पड़ेगा। यानी क्या, ये जो सेल्स फोर्स तो एक्वायर नहीं किया, इसके इसके अलावा बाकी का बिजनेस पूरा एक्वायर किया है मैंने, पीपी लिमिटेड ने बाकी बिजनेस पूरा एक्वायर किया ना। तो यहाँ पे अब देखना पड़ेगा वेदर दिस इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन और असेट एक्विजिशन। अब ये जो सेल्स फोर्स है इसका चेक करना पड़ेगा कि वेदर दिस सेल्स फोर्स जो है ना, सेल्स फोर्स हो या कोई दूसरा असेट हो। समझो यहाँ पे सेल्स फोर्स नहीं लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल में सेल्स फोर्स ही दिया है, तो समझो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी ले लेता हूँ, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर नहीं किया, ये प्लांट एंड मशीनरी वेदर दिस इज रिप्लेसेबल, वेदर दिस प्लांट एंड मशीनरी रिप्लेसेबल, ठीक है। अगर रिप्लेसेबल है यानी क्या, इजीली रिप्लेस कर सकता हो, कोई दूसरा प्लांट एंड मशीनरी ला सकता हो और उसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई करके आउटपुट्स निकाल सकता हो, तो फिर ये क्या होगा, सिंपली क्या होगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन मान सकते हैं।
ठीक है, यानी क्या, ये ऑप्शनल है। इसके बेसिस में पूरा मेरा बिजनेस और जो एक्वायर कर रहा हूँ वो टेम्पर नहीं होगा। अगर समझो, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, इसके बिना कुछ बिजनेस है ही नहीं, प्लांट एंड मशीनरी के बिना कोई बिजनेस है ही नहीं। यानी क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आउटपुट्स के लिए मैं बिजनेस एक्वायर कर रहा हूँ ना ए लिमिटेड का, ये सिर्फ यही प्लांट एंड मशीनरी से होगा। राइट, यही प्लांट एंड मशीनरी से होगा। एंड दिस इज नॉट रिप्लेसेबल, यूनिक है। तो उस केस में अगर ये एक्वायर नहीं कर रहा हूँ, ये एक्वायर नहीं कर रहा हूँ, बाकी का पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहा हूँ, तो फिर उस केस में उसको क्या मानेंगे, एसेट एक्विजिशन मानेंगे। ठीक है, उसी के रिलेटेड एग्जांपल है, देख लेते हैं। कंपनी एस इज मैन्युफैक्चरर ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। द कंपनी पी कंपनीज पेरोल एंड अकाउंटिंग system is managed as a separate cost center supporting all the operating segments and the head office functions। यानी क्या, कंपनी एस जो है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी पी का पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम जो है ना, ये दोनों कोई सेपरेटली, यानी सेपरेटली मेंटेन कर रहे हैं, और ये सेपरेटली क्या सपोर्ट करता है। ठीक है, कंपनी ए एग्रीज टू एक्वायर, कंपनी ए एक्वायर कर रहा है किसको, कंपनी एस को। राइट, कंपनी ए एक्वायर कर रहा है कंपनी एस को। एग्रीज टू एक्वायर द ट्रेड, assets, liabilities and workforce of operating segments of the company S, but does not acquire the payroll and accounting cost center or any head office functions। यानी क्या, कंपनी ए का ट्रेड, असेट्स, लाइबिलिटीज, वर्कफोर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ एक्वायर कर लिया, बट ये जो पेरोल, अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर, फिर उसके बाद हेड ऑफिस फंक्शन, इसको एक्वायर नहीं किया। तो कंपनी ए इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ कंपनी एस, कंपनी ए जो था वो कॉम्पिटिटर था, तो फिर कंपनी ए ने एक्वायर कर लिया कंपनी एस को। अब यहाँ पे मुझे डिसाइड करना है वेदर दिस अकाउंटिंग जो है ना, पेरोल, अकाउंटिंग और कॉस्ट सेंटर और हेड ऑफिस फंक्शन, ये इतना क्रिटिकल है क्या, कि वेदर ये एक्विजिशन को असेट क्लासिफिकेशन का मतलब असेट एक्विजिशन में क्लासिफाई करे, वो डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ये सिंपली रिप्लेसेबल है, यानी क्या, कोई दूसरा इसको लेके आ सकता हो, और पेरोल के लिए, अकाउंटिंग के लिए अलग अलग मैं खुद सेटअप कर सकता हूँ। कौन, कंपनी ए सेटअप कर सकता है, तो फिर इसको हम बिजनेस कॉम्बिनेशन मान लेंगे। अगर सेटअप नहीं कर सकता है, एंड दिस इज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बिजनेस, क्रिटिकल पार्ट यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस है, तो फिर उस केस में इसको एसेट एक्विजिशन मानेंगे। देखो, in this case the activities and the assets within the operating segments are capable of being managed as a business, and so the company A accounts for the acquisition as a business combination। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैनेज, जो ये था ऑपरेटिंग सेगमेंट, are capable of being managed as a business, and so the company A accounts for the business combination। The payroll and accounting cost center and administrative head office function are typically not used to create the outputs। ये आउटपुट क्रिएट करने में हेल्प नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है जो चलता रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। ये आउटपुट क्रिएट करने में ये क्रिटिकल प्रोसेस नहीं है। राइट, अगर क्रिटिकल प्रोसेस होता, आउटपुट क्रिएट करता, तो फिर उस केस में मुझे डिसाइड करना पड़ता कि क्या क्लासिफाई करें। ठीक है, create output and so are generally not considered as essential element in assessing whether the integrated set of activities and the assets are business or not। ठीक है, अगर समझो फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि पेरोल, अकाउंटिंग सिस्टम सेंटर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस फंक्शंस आर टिपिकल क्रिटिकल प्रोसेस है, यानी क्या, आउटपुट क्रिएट करने क्रिटिकल प्रोसेस है, और इसको एक्वायर नहीं कर रहा है, तो इस केस में ये क्या मानते थे हम, असेट एक्विजिशन मानते थे। क्लियर है, बोलो, एग्जाम्पल समझा है, चाहे तो एक बार रीड कर लो, एक बार रीड कर लो। डन। डन, डाउट है क्या, बताओ। नो सर। पक्का। ये चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 2, एक बार रीड कर लो इलस्ट्रेशन नंबर 2।
डन सर। डन। चलो रीड करें हम ये साथ में। देखो, कंपनी ए इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी. Since inception, the company had been conducting in-house research and development activities through its skilled workforce. देखो, activities through its skilled workforce and recently obtained an intellectual property rights in the form of patent over the certain drugs. The company has a production plant that has recently obtained regulatory approvals. However, the company has not earned any revenue so far and does not have any customer contracts for the sale of the goods. कंपनी बी एक्वायर्स कंपनी ए. तो अभी यहाँ पे बताना है वेदर इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद वन इंड एस 103. यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो द कंपनी हैज नॉट अर्न एनी रेवेन्यू, यहाँ पे आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करता है. राइट, आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करता है. आउटपुट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में ऑन द एक्विजिशन डेट हम क्या क्या कंसिडर करते हैं. एक सब्सटेंटिव प्रोसेस होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए उनके पास. सेकंड, स्किल्ड वर्कफोर्स होना चाहिए. अदर इनपुट्स होना चाहिए, इनपुट्स के साथ अदर इनपुट्स भी होना चाहिए. तो देखो यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स है क्या, उसके पास अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये अदर इनपुट हुआ. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स ओवर द ड्रग्स. ठीक है, कंपनी के पास एक प्रोसेस है. राइट, प्रोसेस है टू क्रिएट अ, जो भी रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक प्रोसेस है उनके पास. तो ये सारे चीजें कंसिडर करते हुए यहाँ पे इनपुट्स है क्या, यस सर. प्रोसेस है, यस. आउटपुट एग्जिस्ट करते हैं क्या, आउटपुट नहीं है. राइट, बट आउटपुट की जगह में सब्सटेंटिव प्रोसेस है, मेरे पास स्किल्ड एम्प्लॉयज भी साथ में है. तो इसको क्या मानेंगे हम, क्या मानेंगे हम, बिजनेस मानेंगे. देखो, द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनपुट्स एंड प्रोसेसेस. दो ही चाहिए मैंडेटरी, इनपुट्स एंड प्रोसेसेस. इन दिस केस द स्किल्ड वर्कफोर्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड आईपीआर along with the strategic and operational process constitutes the input and process in line with the requirements of India's 103. यानी क्या, स्किल्ड वर्कफोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ना ये इनपुट है, आईपीआर भी है दैट इज अदर इनपुट, एंड स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल प्रोसेस इज द प्रोसेस. राइट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो एग्जिस्ट करता है. When the said inputs and the processes are applied as an integrated set, the company A will be capable of producing an output. ठीक है, जब सारे चीजें एक साथ में लगे तो फिर उस केस में क्या करेंगे हम, आउटपुट प्रोड्यूस करने का क्षमता है इस पे. द फैक्ट दैट द कंपनी ए करंटली डज नॉट हैव रेवेन्यू इज नॉट रिलेवेंट. आउटपुट एग्जिस्ट करता है नहीं, ये रिलेवेंट नहीं है, बट इसको क्या मानेंगे हम, बिजनेस मान देंगे. बेसिस द प्रिजम्पशन दैट कंपनी ए वुड हैव बीन एबल टू ऑब्टेन एक्सेस टू द कस्टमर्स दैट विल परचेज द आउटपुट, द प्रेजेंट केस कैन बी सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस एज पर इंडियस 103. इज दैट क्लियर. ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी रीड कर लो और मुझे बता देना कि whether it will be a business or asset acquisition. डन सर। हम्म. डन. पढ़ लिया। पढ़ लिया ना. डन। तो बताओ कि यहाँ पे डन सर। बिजनेस होगा या फिर एसेट एक्विजिशन होगा. बिजनेस, बिजनेस. अगर सेल्स फोर्स इम्पोर्टेंट कंपनी। ओके, तो क्या बोल रहे हैं आगे. Modifying the above illustration, if company A had revenue contracts and sales force such that company B acquires all the inputs and processes. Sorry, inputs भी है, processes भी है, other than sales force, then whether the definition of business is met in accordance with 103. Input acquire कर लिया, process acquire कर लिया. अब क्वेश्चन आता है सेल्स फोर्स को acquire नहीं किया. राइट, यहाँ पे सेल्स फोर्स को एक्वायर नहीं किया, तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा वेदर द सेल्स फोर्स इज क्रिटिकल फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट. बरोबर ना, सेल्स फोर्स जो है ना वो वेदर क्रिटिकल प्रोसेस है या क्रिटिकल पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग आउटपुट है. अगर वो क्रिटिकल है तो फिर हम क्या मानेंगे, इसको एसेट एक्विजिशन मानेंगे. अगर क्रिटिकल नहीं है और इजीली रिप्लेसेबल है, सेल्स फोर्स जो है ना वो नॉर्मली इजीली रिप्लेसेबल होता है. राइट, एक सेल्स स्टाफ निकल गया समझो,
सेल्स स्टाफ निकल गया तो फिर दूसरा सेल्स स्टाफ को लेके आ सकते हैं ना हम, दूसरे को हायर कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि ये एक चला गया तो दूसरे को नहीं आएगा, राइट। तो फिर अगर इजीली रिप्लेसेबल है तो फिर उस केस पे हमारा जो मेन प्रोसीजर है, इनपुट एंड प्रोसेस, या तो एग्जिस्ट कर रहा है, इनपुट भी एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोसेस भी है, तो ये दोनों भी है, तो फिर इस केस में इंड एस 103 दैट इज बिजनेस माना जाएगा एज पर इंड एस 103। देखो, though the sales force has not been taken over, however, if the missing inputs can be easily replicated or obtained by the market participant to generate output, it may be concluded that company A has acquired a business। अगर हम इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज को, यानी सेल फोर्स को यहाँ पे रिप्लिकेट कर सकते हैं, तो फिर उस केस में क्या रहेगा, बिजनेस रहेगा। Further, if company B is also into a similar line of business, then the existing sales force of the company B may also be relevant to mitigate the missing inputs, right? As such, the definition of Ind AS 103 are met। Simple। समझा ये चीज? कुछ डाउट है बोलो? समझ रहे हैं ना क्या पढ़ रहे हैं हम? ये सिर्फ बेस है, हाँ, पूरा का पूरा बेस है। ये ये था। अगर आ गए तो एमसीक्यू में आ सकता है। दोनों को भी समझ में आ गया? यस सर। चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम कंसेप्ट की ओर। हम आगे बिजनेस कॉम्बिनेशन में। बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमने देखा, एक एंटिटी दूसरा एंटिटी को एक्वायर करेगा, बरोबर। अब ये जो एक्विजिशन हो सकता है, अब ये एक्विजिशन के अंडर हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकता है। सबसे पहले नेट असेट्स के थ्रू हो सकता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। एक इक्विटी इंटरेस्ट के थ्रू हो सकता है। सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट। एंड कुछ हो गए स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस यानी क्या है यहाँ पे, रिवर्स एक्विजिशन और कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में ना, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले एक्विजिशन थ्रू नेट एसेट्स, यानी नेट एसेट्स के थ्रू अगर एक्विजिशन होगा तो उसमें अकाउंटिंग कैसा होगा, राइट। सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट के अंडर होगा तो उसमें अकाउंटिंग कैसा होगा। एंड स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस यानी क्या है, रिवर्स एक्विजिशन करके एक कंसेप्ट है, वो कैसा होगा वो देखेंगे। फिर कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन जो है वो देखेंगे। कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन, मेजरली कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन यानी क्या, डीमर्जर, ठीक है, मर्जर्स एक्सेट्रा कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन के अंडर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेट एसेट्स के थ्रू तो पता है तुम्हें, नेट एसेट्स के थ्रू होगा तो क्या होगा, एक्वायर कंपनी acquires all the assets and liabilities at fair value। अब ये फेयर वैल्यू का क्या फंड है वो देखते हैं, हम डिटेल में पढ़ने वाले ये मेथड। अब मुझे बताना है सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट। सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट के अंडर क्या है, बाय एक्वायरिंग more than 50% of equity interest। अब इसको मुझे आगे तोड़ना है। क्या तोड़ना है, देखो, अब एक्वायरिंग इन द सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट में यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख लो, एग्जांपल के लिए पीपी लिमिटेड जो है ना, होल्ड्स 20,000 शेयर्स इन ए लिमिटेड, ठीक है। पीपी लिमिटेड 20,000 शेयर्स होल्ड करता है एंड पोटेंशियल वोटिंग राइट्स ऑफ 10,000 शेयर्स इन फ्यूचर। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, करंटली एज ऑन डेट, आज के दिन अगर मैं पीपी लिमिटेड के पास देखो तो पीपी लिमिटेड के पास 20,000 शेयर्स है। कितना है, 20,000 शेयर्स। ए लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना है, ए लिमिटेड के पास
50,000 शेयर्स है। ठीक है, कितना है? 50,000 शेयर्स है, राइट। ए लिमिटेड का 50,000 है, इसमें से पीपी लिमिटेड जो होल्ड कर रहा है एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग 20,000 होल्ड कर रहा है। ठीक है, बाकी 30,000 जो है ना, ये दूसरे लोगों के पास है। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पे एक और 30,000 पकड़ लेना यहाँ पे। अब आगे जाके पीपी लिमिटेड के पास पोटेंशियल वोटिंग राइट्स है, यानी क्या? अभी नहीं है वो राइट्स, अभी अभी उसके पास शेयर्स नहीं है पीपी लिमिटेड के पास। इन फ्यूचर जाके उसको 30,000 एडिशनल शेयर्स मिलने वाला है। 30,000 एडिशनल इन फ्यूचर मिलेगा ही इसका, ए लिमिटेड का। तो अगर वैसे देखो तो एडिशनल और 30,000 शेयर्स ऐड हो जाएगा इन फ्यूचर ए लिमिटेड में, बरोबर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 80,000 शेयर्स, बरोबर। 80,000 शेयर्स। अब 80,000 शेयर्स में से पीपी लिमिटेड को कितना होल्ड कर रहा है? 50,000 शेयर्स, और अदर्स आर होल्डिंग 30,000। तो अगर देखोगे, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन का मैं होल्डिंग पकड़ता हूँ 20,000 शेयर्स, अगर 20,000 शेयर्स पकड़ रहा हूँ, तो मेजोरिटी ऑफ वोटिंग स्टॉक नॉन कंट्रोलिंग के पास है, सॉरी दूसरे के पास है। नॉन कंट्रोलिंग नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ पे अदर शेयर होल्डर्स के पास है। दीज आर कंट्रोलिंग एंटिटीज, कंट्रोलिंग ए लिमिटेड। क्यों कंट्रोलिंग ए लिमिटेड? क्योंकि इसके पास मेजोरिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स है। यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा? क्या ए लिमिटेड का शेयर 50,000 शेयर्स है, पीपी लिमिटेड कितना होल्ड कर रहा है? 20,000, और 30,000 कोई दूसरा होल्ड कर रहा है। तो फिर यहाँ पे पीपी लिमिटेड के पास कोई भी पावर नहीं है। पावर आने के लिए कितना शेयर्स, कितना परसेंटेज होना चाहिए? एटलीस्ट 50% से अबव होना चाहिए, अगर मैं आज के होल्डिंग के हिसाब से देखता हूँ। बट पीपी लिमिटेड के पास क्या है ना, पीपी लिमिटेड के पास एडिशनल पोटेंशियल वोटिंग राइट्स है, कितना? सॉरी, 30,000 का एडिशनल वोटिंग, 30 पोटेंशियल वोटिंग राइट्स है 30,000 का। तो अगर वो कंसिडर करता हूँ, यानी क्या? एडिशनल 30,000, यानी ए लिमिटेड का शेयर्स कितने हो जाएंगे? 80,000। उसमें से 50,000 जो है ना पीपी लिमिटेड होल्ड करेगा, 50,000 पीपी लिमिटेड, एंड अदर्स जो है ना वो 30,000 होल्ड करेंगे, राइट। अभी देखोगे तो फिर पीपी लिमिटेड इज होल्डिंग 51% शेयर, मोर देन 51% बोल लूँ, मोर देन 51%। तो सर आज के डेट में, क्या आज के डेट में मैं क्या कंसिडर करूँ? पीपी को वोटिंग, मतलब पीपी लिमिटेड को कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में देखो या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में देखो? क्वेश्चन ये है कि आज के डेट में जब 20,000 शेयर्स होल्ड कर रहा है प्लस 30,000 पोटेंशियल वोटिंग राइट्स होल्ड कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे कंसिडर देखना पड़ेगा कि वेदर दी एपीपी लिमिटेड इज अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यानी कंट्रोलिंग पावर है पीपी लिमिटेड टू कंट्रोल ए, या फिर ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, वो देखना पड़ेगा। तो इंडेस 110 ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इंडेस 110 क्या बोलता है कि करंट होल्डिंग while determining power of control। ठीक है, while determining power of control, तो हम क्या क्या कंसिडर करेंगे? करंट होल्डिंग along with potential voting rights, यानी क्या? इन फ्यूचर जो मिलने वाला है ना पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, उसको भी कंसिडर करके आज के दिन में ही देखूंगा कि वेदर पीपी लिमिटेड इज होल्डिंग मेजोरिटी। अगर पीपी लिमिटेड इज होल्डिंग मेजोरिटी ऑफ शेयर्स, तो फिर पीपी लिमिटेड विल बी ऑन दी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पार्ट, यानी क्या? पीपी लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है ए लिमिटेड, या और एक चीज बताओ तो, पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर एज होल्डिंग कंपनी एंड ए लिमिटेड विल बी कंसिडर एज सब्सिडरी कंपनी। समझा ये चीज? क्या बोला? यस। नहीं, पक्का समझा? फिर से बताता हूँ, सुनो क्या हो रहा है यहाँ पे। एज पर 110 में ना पावर का बहुत अच्छे से डेफिनेशन दिया है, वो वहां पे समझेंगे कि क्योंकि यहाँ पे इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बस इतना ही पार्ट रिक्वायर्ड है कि हम पोटेंशियल वोटिंग राइट्स है ना उसको भी कंसिडर करेंगे वाइल डिटरमाइनिंग द पावर। ठीक है, अब पावर कब मिलेगा कोई भी कंपनी को? पावर कब मिलेगा? व्हेन इट होल्ड्स 51% और मोर इन द अदर कंपनी, राइट। 50 मोर % हम होल्ड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड मोर देन 51% होल्ड करेगा ए लिमिटेड में, तो उस केस में हम क्या मानेंगे? पीपी लिमिटेड इज कंट्रोलिंग ए, यानी क्या? पीपी लिमिटेड विल बी होल्डिंग कंपनी, ए लिमिटेड विल बी सब्सिडी कंपनी। बट आज के दिन पीपी लिमिटेड के पास करंट होल्डिंग शेयर्स कितना है? 20,000, बट फ्यूचर पोटेंशियल वोटिंग राइट्स कितना है उसके पास? 30,000, राइट।
पोटेंशियल वोटिंग राइट्स यानी पीपी को मिलने ही वाला है, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स यानी क्या, पीपी को मिलने वाला है, राइट। तो फिर 110 ये बोलता है कि करंट होल्डिंग जो भी है along with the potential voting rights, देखो कि whether current plus potential voting rights is considered as majority, यानी क्या मेजोरिटी होल्ड कर रहा है कि नहीं आफ्टर कंसिडरिंग पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। अगर मेजोरिटी होल्ड कर रहा है तो फिर उस केस में उसको क्या मानेंगे, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मानेंगे, यानी क्या पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड ए लिमिटेड, पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग कंपनी एंड ए लिमिटेड विल बी एज कंसिडर्ड एज सब्सिडी कंपनी। इज दैट क्लियर, बोलो, समझा? ये पक्का? इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अच्छा दिखाता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 4, रीड कर लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हो ये, मोर ऑफ 110 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन रीड करो पहले। डन। डन। आफ्टर रीडिंग ये क्वेश्चन क्या लग रहा है, बताओ, क्या समझा क्वेश्चन से? 40,000 शेयर्स है हम्म। आउट ऑफ 1 लाख। तब हम्म। कंट्रोल नहीं है, बट ओके, ऑप्शन है 25,000 शेयर्स का। ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए हम दोनों भी कंट्रोल, मतलब कंप्यूट करने हम दोनों भी कंसिडर करते हैं, 40,000 एंड 25,000 शेयर्स एज वेल, राइट। तो कंसिडर करने के बाद क्या लगता है तुम्हें कि कंपनी पी के पास पावर आएगा? यस सर। अच्छा, ओके, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपनी पी लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एक्वायर्स 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी एक्स। क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपनी पी है, ये क्या किया, 40,000 शेयर जो है ना ऑफ कंपनी एक्स का एक्वायर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी एक्स जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज आउट ऑफ 1 लाख इन इशू। तो यहाँ पे देखो, तो कंपनी एक्स का 1 लाख टोटल शेयर्स है, राइट, 1 लाख टोटल शेयर्स है। अगर उस 1 लाख में से 40,000 शेयर्स पी लिमिटेड ने, कंपनी पी जो है ना, उसने एक्वायर कर लिया, तो बताओ कितना कितना अमाउंट है। यहाँ पे 40% होल्ड कर रहा है सिर्फ, कंपनी पी इज होल्डिंग ओनली 40% ऑफ कंपनी एक्स। तो क्या बताओ कंट्रोल यहाँ पे आ गया है क्या, कंपनी पी के हाथ नो। में आया है क्या? नो। कब आएगा, व्हेन देर इज मोर देन 51%, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखेंगे। एज अ पार्ट ऑफ सेम एग्रीमेंट द कंपनी पी परचेजेस एन ऑप्शन टू एक्वायर एन एडिशनल ऑफ 25,000, यानी क्या, यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल वोटिंग राइट्स ऑफ 25,000 है, 25,000 एडिशनल ऑप्शंस एक्सरसाइज करना है। यानी क्या, 25,000 कौन, कंपनी एक्स इशू करेगा, और कौन एक्वायर करेगा, पी एक्वायर करेगा। चलो, ऑप्शन इज एक्सरसाइजेबल एट एनी टाइम इन द नेक्स्ट 12 months। एक्सरसाइज प्राइस इंक्लूड्स अ स्मॉल प्रीमियम टू द मार्केट प्राइस एट द ट्रांजेक्शन डेट, यानी छोटा सा प्रीमियम है वो, ठीक है। आफ्टर द ट्रांजेक्शन, अबाउट ट्रांजेक्शन द शेयर होल्डिंग ऑफ कंपनी पी टू अदर ओरिजिनल शेयर होल्डर, यानी क्या उसके साथ साथ में अदर शेयर होल्डर्स भी है। यहाँ पे बताऊं मैं, तो कंपनी एक्स के पास कितना था, 1 लाख शेयर्स था, राइट। 1 लाख शेयर्स में से कंपनी पी जो है ना,
कंपनी पी कितना एक्वायर किया, 40,000 शेयर्स। इसके साथ साथ में 25,000 का जो है ना इसके पास ऑप्शंस है, राइट। और इसके बाद ये 40,000 बचा हुआ 60,000 जो है ना, 60,000 का भी दो बाइफरकेशन है। क्या क्या बाइफरकेशन है बताओ। यहाँ पे कौन कौन ले रहा है, यहाँ पे टू अदर ओरिजिनल शेयर होल्डर्स ऑफ 35,000 एंड 25,000, 35,000 एंड 25,000। इनके पास अभी आगे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के पास 2,000 और 2,000 का एडिशनल वोटिंग राइट्स हैं। तो बताओ, ये देखो तो 37,000 होगा, ये होगा 27,000, और यहाँ पे देखो मैं कंपनी पी के पास, तो ये आ जाएगा 75,000, राइट। एंड यहाँ पे टोटल एडिशनल 25,000 वोटिंग राइट्स है, प्लस 2,000 एक, प्लस 2,000 दो। तो टोटल कंपनी का अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग होल्डिंग और ऑप्शंस जो भी है उसको मिला के कितना होता है देखो, 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 4,000, ये होता है 1,29,000, राइट। 1,29,000 में से 75,000 जो है ना वो कंपनी एक्स होल्ड कर रहा है, और बचा हुआ जो है ना 37 एंड 27 दूसरे शेयर होल्डर्स होल्ड कर रहे हैं। तो अगर इसका परसेंटेज निकालूं मैं, 75,000 डिवाइड बाई 1,29,000, तो यहाँ पे देखो तो 58% इज होल्डिंग बाय कंपनी पी। कंपनी पी 58% होल्ड कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे इंडेक्स 110 क्या बोल रहा है, हमें क्या करंट होल्डिंग्स अलोंग विद द पोटेंशियल वोटिंग राइट्स उसको भी कंसिडर करना है वाइल डिटरमाइनिंग द पावर ऑफ द एंटिटी। तो यहाँ पे अगर मैं करंट होल्डिंग अलोंग विद द पोटेंशियल वोटिंग राइट्स देखूँ, तो फिर कंपनी पी पावर में है क्या, यानी क्या कंपनी पी पावर एस्टेब्लिश करता है क्या, बताओ। बोलो, समझ में नहीं आया क्या। आ जाओ क्वेश्चन में दिखाता हूँ मैं। Each of these shareholders also has currently exercisable option of 2,000 additional shares. Assess whether the company P control is acquired by company P। ठीक है, तो वैसे ही बता रहा हूँ कि ये जो एडिशनल शेयर्स है, दोनों एडिशनल शेयर होल्डर्स है जो 35,000 एंड 25,000 होल्ड कर रहा है, ठीक है। 35,000 एंड 25,000 होल्ड कर रहा है, क्या इनके पास होल्ड कंट्रोल है या पी के पास है, वो डिटरमाइन करना है। तो दो दो अलग अलग बनाते हैं हम। विदाउट ऑप्शंस, विदाउट ऑप्शंस देखो मैं, तो कंपनी एक्स के पास कितना 1 लाख है। 1 लाख में से यहाँ पे देखो, मैं कंपनी एक्स सॉरी कंपनी पी के पास 40,000 शेयर्स है, और बचा हुआ 60,000, 60,000 में से दो शेयर होल्डर है, एक 25,000 है, एक 35,000 है। ये वाला समझा, यहाँ तक समझ गया, बताओ। विदाउट एनी ऑप्शन, यानी क्या, जो 25,000 वाला ऑप्शन नहीं होता, तो ये सिचुएशन होता है, राइट। ये सिचुएशन है कि 1 लाख में से 40,000 जो है ना पी होल्ड कर रहा है, और बाकी 25,000 एंड 35,000। अगर परसेंटेज निकाल के देखोगे तो फिर यहाँ पे कमी आएगा, कुछ 40% आएगा ना। यहाँ तक समझा। यहाँ पे कंपनी पी जो है ना वो कंट्रोल एक्वायर नहीं कर रहा है, यानी क्या, कंट्रोल नहीं आया। यहाँ तक समझा के बोलो, उसके बाद आगे बढ़ता है। यस। पक्का। चलो, अब विद ऑप्शंस देखते हैं। विद ऑप्शंस, एडिशनल ऑप्शंस, अगर विद ऑप्शंस देखो तो कंपनी एक्स के पास 1 लाख करंट होल्डिंग है, प्लस 25,000 जो है ना, 25,000 अपना कंपनी पी का है, कंपनी पी जो एक्वायर करेगा, प्लस 2,000 जो है ना एडिशनल शेयर होल्डर्स, 25,000 वाला, और 2,000 35,000 शेयर होल्डर जो है ना उसके पास है। तो टोटल देखो तो 1,29,000 का टोटल मेरा शेयर कैपिटल बनेगा, करंट होल्डिंग प्लस ऑप्शंस के साथ। इसमें से अगर मैं देखूं, इसमें से इफ आई कंसिडर कंपनी पी, कंपनी पी, तो कंपनी पी के पास करंट होल्डिंग तो है ही है 40,000 का, प्लस 25,000 का उसके पास एडिशनल ऑप्शंस भी है। दिस आर नथिंग बट पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, जो आज उसके पास नहीं है बट इन फ्यूचर एक्वायर हो जाएगा, इन फ्यूचर एक्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 75,000 बन गया, और बचा हुआ दो शेयर होल्डर्स है ना, उनके पास कितना कितना हो जाएगा, एक के पास 27, एक के पास 27 और एक के पास 35। बचा हुआ दो शेयर होल्डर्स है, एक के पास 27 हो जाएगा और एक के पास 37 हो जाएगा। तो अगर अभी आफ्टर कंसिडरिंग वोटिंग राइट्स देखोगे ना, तो यहाँ पे देखोगे तो 58% वोटिंग राइट्स है कंपनी पी के पास, कंपनी पी के पास। तो यहाँ पे एज पर इंडेक्स 110, एज पर इंडेक्स 110 कंट्रोल के लिए हम क्या, करंट होल्डिंग
प्लस पोटेंशियल वोटिंग राइट्स भी कंसिडर करते हैं। तो कंसिडर करने के बाद बताओ क्या पी के पास कंट्रोलिंग पावर है क्या नहीं, आफ्टर कंसिडरिंग एडिशनल एक्वायर पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। है। बोलो, है ना? समझा? तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो, हम आंसर रीड करते हैं। इन असेसिंग वेदर इट हैज ऑब्टेन द कंट्रोल ओवर कंपनी एक्स, ठीक है, कंपनी बी शुड कंसिडर नॉट ओनली 40,000 शेयर्स, सिर्फ 40,000 शेयर्स ही नहीं, it owns but also an option to acquire another 25,000 shares, so called as potential voting rights, ठीक है। इन दिस असेसमेंट द स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑप्शन एग्रीमेंट एंड अदर फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज फॉलोज। यानी क्या, हम सिर्फ 40,000 नहीं देखेंगे, 40,000 के साथ ऑप्शंस भी देखेंगे हम साथ साथ में। ऑप्शंस आर करंटली एक्सरसाइजेबल एंड देयर इज नो रिक्वायर्ड कंडीशन बिफोर सच ऑप्शंस आर एक्सरसाइज, ठीक है। इफ एक्सरसाइज दिस ऑप्शन वुड इंक्रीज कंपनी बी ownership to controlling interest over 50% before considering other shareholders voting potential voting rights। यानी क्या, अगर ये राइट्स एक्सरसाइज करेगा तो फिर उस केस में कंपनी पी का ओनरशिप 50% के अबाउ जाएगा, ठीक है। ऑल्दो अदर शेयर होल्डर्स हैव पोटेंशियल वोटिंग राइट्स इफ ऑल ऑप्शंस आर एक्सरसाइज बाय कंपनी पी, वी आर स्टिल इन, कंपनी पी विल स्टिल बी इन मेजोरिटी। यानी क्या, अगर कंपनी दूसरा जो एंटिटी जो दो दो थे 25,000 एंड 35,000, अगर वो 2,000 का एक्सरसाइज कर भी ले तो मेरा जो कंपनी पी है वो मेजोरिटी में रहेगा ना। देखो, अगर ये एक्सरसाइज भी कर ले ये दो, तो फिर मेरा कंपनी पी इज इन मेजोरिटी 75,000 शेयर है, right? The premium included in exercise price makes the option out of the money. However, the fact that the premium is small and the option could not confer majority ownership indicates that potential voting rights have economic substance। यानी क्या, यहाँ पे मुझे ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि पोटेंशियल वोटिंग राइट्स एक्सरसाइजेबल है क्या। अगर ओवर प्रीमियम है, मतलब ओवर प्रीमियम यानी क्या, मेरा शेयर प्राइस 10 है, उसके ऊपर प्रीमियम है 90 रुपीज, ये क्या है, प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो फिर यहाँ पे ये इकोनॉमिक सब्सटेंस नहीं है कि ये पोटेंशियल वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज होगा, ठीक है। एक ये चीज होता है, ये इंडेक्स 110 में पड़ेगा। दूसरा, जो स्मॉल प्रीमियम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा सा प्रीमियम है, छोटा सा प्रीमियम है और फेयर वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है वो ट्रू एंड फेयर है, तो उस केस में ये जो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स है वो क्या करेंगे, एक्वायर कर लेगा कंपनी पी। बाय कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स कंपनी पी कंक्लूड दैट acquisition of 40,000 shares together with the potential voting right it has obtained the control of the company X, कंपनी X के ऊपर क्या आ गया, कंट्रोल आ गया। होप्स यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया? बताओ, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, अंडरस्टूड सर। दोनों को। यस, नो? यस सर। ओके, चलो एक और न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। चलो जी, एक बार मेरा नोट से एक बार बता दो तुम्हें सारा जो हमने कवर किया है ना। देखो, इंडियस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। दिस इंडियस अप्लाइज टू अ ट्रांजेक्शन और अदर इवेंट दैट मेट्स द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन को जो भी डेफिनेशन होगा, अगर वो बिजनेस का डेफिनेशन मीट कर रहा है तो फिर उस केस में इंडेस 103 उसको अप्लाई होगा। अब ये इंडेस किसके किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, एक जॉइंट अरेंजमेंट के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसका अलग से इंडेस दिया है, इंडेस 111 करके, 111 है, वो इंडेक्स दिया है, वहां पे देखेंगे हम जॉइंट अरेंजमेंट क्या होता है। देन उसके बाद ग्रुप ऑफ असेट दैट इज कंसिडर्ड एज असेट एक्विजिशन, असेट एक्विजिशन है, तो उस केस में हमने दो चीज देखा था कि इन सच केस एक्वायरर शैल आइडेंटिफाई एंड recognize द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एसेट एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज अज्यूम्ड, ठीक है, इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एसेट देखेगा। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ द ग्रुप शैल बी अलोकेटेड टू द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एसेट एंड लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव फेयर वैल्यू। यानी कि जो पीसी है, पीसी यूज ना फेयर वैल्यू की बेसिस में बांट देगा, और गुडविल और कैपिटल रिजर्व कुछ भी नहीं आएगा। फिर हमने बिजनेस का एक्विजिशन, पूरा बिजनेस का मीनिंग वगैरह सब कुछ समझ लिया हमने, फर्दर असेसमेंट एंड ऑल, बिजनेस कॉम्बिनेशन भी देख लिया, कंट्रोल कैसा एक्वायर होगा। यहाँ पे आ जाओ, डेफिनेशन है, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इंडेस 103 इज अप्लीकेबल ऑन द एक्वायरर। एक्वायरर यानी कौन है, जो कंपनी परचेस करेगा। तो देखो, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन occurs when an entity acquires control, ठीक है, कंट्रोल
ओवर द एंटिटी बाय एक्वायरिंग नेट एसेट्स और बाय एक्वायरिंग सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट, जो हमने अभी इससे पहले देखा था कि कंट्रोल कैसा आएगा, बाय एक्वायरिंग द नेट एसेट्स या फिर सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट। अब इंड एस 103 जो है ना, गाइडेंस प्रोवाइड करता है ऑन अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर ओनली। किसके ऊपर होगा? एक्वायरर के बुक्स में ही जो अकाउंटिंग करना है वो देखेंगे, एक्वायरी के बुक्स में कुछ भी नहीं बताया है। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑन द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी। ठीक है, कंट्रोल क्या है? कंट्रोल देखेंगे हम। कंट्रोल देखो, पावर ओवर द इन्वेस्टी, ये एज पर इंड एस 110 है। ठीक है, क्या है? पावर ओवर द इन्वेस्टी, एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न। ठीक है, एबिलिटी टू यूज दी इट्स पावर द इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स। बस यहाँ पे रीड करके छोड़ देना, यहाँ पे ये जो है ना इंडेक्स 110 में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो जी, ये भी पढ़ लिया था हमने। इनिशियल डेट में क्या है? 103 लगेगा। फिर उसके बाद अगर इक्विटी इंटरेस्ट है तो फिर सब्सिक्वेंटली क्या होगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज 110 के हिसाब से होल्डिंग एंड सब्सिडी का। देन उसके बाद 103 है। 103 नेट असेट्स की केस में, वन नेट असेट्स के केस में बिजनेस बंद हो जाएगा तो फिर सिर्फ और 103 लगाएंगे, सब्सिक्वेंटली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेगा। तो अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन कैसा चालू करना है? तो उसमें नेट एसेट्स, सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट, फिर रिवर्स एक्विजिशन करके एक चीज होता है वो देखेंगे, कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन देखेंगे, दैट इज मर्जर्स एंड डीमर्जर्स। ठीक है, सबसे पहले चालू करेंगे हम बिजनेस कॉम्बिनेशन बाय एक्वायरिंग नेट एसेट्स। ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन थ्रू बाय एक्वायरिंग नेट एसेट्स, नेट एसेट्स के थ्रू। अब यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन बाय एक्वायरिंग नेट एसेट्स के केस में एक मेथड एप्लीकेबल होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन मेथड। दैट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन मेथड। ठीक है, अब एक्विजिशन मेथड जब अप्लाई करेंगे, इसमें मेजरली 6 स्टेप्स होंगे। क्या होंगे? 6 स्टेप्स होंगे। क्या 6 स्टेप्स है? अब यहाँ पे 8 लिखा है। मेजरली सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन है क्या नहीं। हम बिजनेस डेफिनेशन पढ़ के आए ना, डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन के हिसाब से इनपुट्स प्रोसेस आउटपुट के बेसिस में हम सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे वेदर इट इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ से जो है ना मेन इंपॉर्टेंट थिंग आता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? एक्वायरर को। अभी बिजनेस चल रहा है, ठीक है, कंपनी, एक कंपनी ने दूसरा कंपनी को एक्वायर किया, बरोबर। अब ये कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर किया, ये दोनों कंपनी में से मुझे पहला आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्वायरर कौन है। अब बोलोगे सर क्या इतना छोटा चीज बोल रहे हैं? जो कंपनी परचेज करेगा ना, वही कंपनी होगा ना एक्वायरर, बरोबर। वही कंपनी एक्वायरर होगा। बट कुछ कुछ केसेस में जो एक्वायर करता है ना, जो एक्वायर करता है, जो एक्वायरी है, उसको भी हम एक्वायरर मानते हैं, दैट इज अकाउंटिंग एक्वायरर बोलते हैं। वो किसके केस में? रिवर्स एक्विजिशन के केस में देखते हैं। ठीक है, वो देखेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर क्या करना पड़ेगा? एक्वायरर। क्यों? क्यों यहाँ पे एक्वायरर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? क्योंकि इंड एस 103 इज अप्लीकेबल ऑन दी एक्वायरर ओनली, राइट। इंड एस 103 एक्वायरर के ऊपर अप्लीकेबल होगा, एक्वायरी के ऊपर नहीं, राइट। उसके लिए हमें एक्वायरर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकेंड, मुझे एक्विजिशन डेट डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्या? मुझे एक्विजिशन डेट डिटरमाइन करना पड़ेगा। मतलब क्या है एक्विजिशन डेट? यानी द डेट ऑन विच कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। समझा क्या बोला? समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड ने ए लिमिटेड में क्या ले लिया? असेट्स ले लिया, राइट, नेट असेट्स के थ्रू। अब यहाँ पे जब पीपी लिमिटेड एसेट्स एक्वायर कर रहा है, तो फिर यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी डेट, एक्विजिशन डेट क्या रहेगा? जब ए लिमिटेड जो है ना पीपी लिमिटेड को कंट्रोल ट्रांसफर करेगा, यानी पीसी ट्रांसफर करेगा, तो वो एक्विजिशन डेट होगा, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये डिटेल में देखेंगे, बस मुझे ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ओवरव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहला एक्वायरर को आइडेंटिफाई करूंगा। सेकंड, एक्विजिशन डेट को आइडेंटिफाई करूंगा। फिर उसके बाद एक्विजिशन डेट पे आइडेंटिफाइबल असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिकग्नाइज करूंगा। आइडेंटिफाइबल असेट्स एंड लाइबिलिटीज यानी क्या? जिसका फेयर वैल्यू अवेलेबल है, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिफाइबल असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, जिसका फेयर वैल्यू अवेलेबल है, तो उसको रिकग्नाइज करेंगे। तो उसको कैसा रिकग्नाइज करेंगे वो देखेंगे डिटेल में। देन कम्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्या है वो देखना पड़ेगा। यानी क्या? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कैसे रिकग्नाइज करना है वो देखना है। ठीक है, दिस इज लेटर पार्ट, ये बाद में देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट वाला स्टेप है कि आइडेंटिफाई एंड मेजर, आइडेंटिफाई एंड मेजर करेंगे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी क्या? पीसी, परचेज कंसिडरेशन। अमाउंट ट्रांसफर जो कर रहा हूँ ना, या तो कैश ट्रांसफर करूंगा, या तो असेट्स करूंगा, या फिर लाइबिलिटी इनकर करके करूंगा, या डेफर्ड कंसिडरेशन करूंगा, ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। फिर करूंगा, डिटरमाइन करूंगा गुडविल या बार्गेन परचेस। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे से ये हटा दो, ये बाद में पढ़ेंगे हम।
मेजरली वो इक्विटी मेथड में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ? एक्वायरर को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड, एक्विजिशन डेट को आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड, हम असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिकग्नाइज करेंगे। फोर्थ, परचेस कंसिडरेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। फिफ्थ क्या है, उसमें से गुडविल एंड बार्गेन परचेस कंप्यूट करेंगे। फिर सिक्स जो है ना, स्पेशल कंसिडरेशन। अब जो स्पेशल कंसिडरेशन है ये दिस इज रिलेटेड टू परचेस कंसिडरेशन ओनली। परचेस कंसिडरेशन में कौन से ऐसे चीजें जो परचेस कंसिडरेशन में इंक्लूड करना चाहिए, ऐसे कुछ कुछ चीजें जो हम असेट्स में रिकग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पे मेजरली ये पार्ट एंड ये पार्ट को रिलेटेड स्पेशल एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, ये स्टेप्स, ये 6 स्टेप्स जो है ना, दिस 6 स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्विजिशन मेथड यानी 6 स्टेप। ठीक है, एक बार देख लो, देख लो और याद कर लो, तो याद करना है तो कर लो। फिर उसके बाद एक एक डिटेल में देखेंगे हम। डन सर। डन। हाँ। दोनों से रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। डन सर। पक्का? चलो, सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर। एक्विजिशन ऑफ नेट एसेट्स। इसमें सबसे पहले स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग एक्वायर। अभी आइडेंटिफाइंग एक्वायरर इज क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि मैं अभी 10 बार बता चुका हूँ, इंड एस 103 इज अप्लीकेबल ऑन द एक्वायरर। ठीक है, इंड एस 103 इज अप्लीकेबल ऑन एक्वायरर। तो आइडेंटिफाइंग is important because Ind AS 103 is applicable on एक्वायरर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे केसेस देखेंगे हम, कौन एक्वायरर होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल बताओ, पीपी लिमिटेड एक्वायर्ड ए लिमिटेड एंड पेड, या बोलो सेटल्ड, सेटल द कंसिडरेशन इन कैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पीपी लिमिटेड ने एक्वायर किया है ए लिमिटेड को, राइट? और ए लिमिटेड का नेट एसेट्स एक्वायर कर रहा है। यहाँ पे पीसी कैसे सेटल कर रहा है? पीसी इज सेटल्ड बाय इन कैश। तो बताओ यहाँ पे एक्वायरर कौन होगा? कौन होगा एक्वायरर? वेरी सिंपल क्वेश्चन। पीपी लिमिटेड। पीपी लिमिटेड। पक्का? सिंपल है ना, पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है? कैश पे कर रहा है, किसको एक्वायर करने के लिए? ए लिमिटेड को एक्वायर करने। तो पीपी लिमिटेड विल बी एक्वायरर, बरोबर? एज पीपी लिमिटेड acquirer will be the entity that is पीपी लिमिटेड। ठीक है, चलो सेकंड केस में आते हैं। समझो, यहाँ पे पीपी लिमिटेड है। पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है यहाँ पे? ए लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है।
ठीक है, ए लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है। अब इसके बदले में जो है ना पीसी क्या दे रहा है, पीसी जो है ना लैंड दे रहा है। ठीक है, पीपी लिमिटेड जो है ना पीसी लैंड दे रहा है किसको, ए लिमिटेड को, फॉर एक्विजिशन ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, फॉर एक्विजिशन ऑफ नेट एसेट्स। अब बताओ यहाँ पे एक्वायरर कौन होगा, सिंपली कि छोटे छोटे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो करके बोलो मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। पीपी लिमिटेड क्या हो रहा है, पीपी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को, और बदले में क्या दे रहा है, लैंड। अब यहाँ पे एक्वायरर कौन रहेगा, जो लैंड दे रहा है ना वो एक्वायरर रहेगा। तो पीपी लिमिटेड यहाँ पे लैंड दे रहा है, राइट। तो फिर यहाँ पे पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायरर। समझा, बोलो। यस सर। चलो थर्ड केस देखेंगे। सेम पीपी लिमिटेड जो है ना एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को, और पीसी इज सेटल्ड इन बाय इशूइंग डिबेंचर्स टू ए लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, पीपी लिमिटेड ए लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, राइट। अब जो पीसी इन नेट एसेट्स के बदले में पीसी देना पड़ेगा। अब पीसी में क्या दे रहा है, पीसी में डिबेंचर्स दे रहा है, यानी बाय इनकरिंग द लाइबिलिटी। तो फिर यहाँ पे बोलो एक्वायरर कौन रहेगा, एक्वायरर विल बी द एंटिटी इनकरिंग द लाइबिलिटी। बरोबर है कि नहीं, यस और नो, ये भी समझा। यस सर। यस सर। हमने तीन केसेस देखा ना, एक कैश वाला, देन सेकंड एसेट्स वाला, थर्ड वाला जो है ना डिबेंचर्स। बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल है एक्वायरर को आइडेंटिफाई करना है। चलो आगे क्या हो रहा है, सेम पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड। पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड। अब यहाँ पे पीपी लिमिटेड जो पीसी में है ना, पीसी में इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है, यानी यहाँ पे पीसी इज सेटल्ड इन इक्विटी शेयर्स। तो बताओ यहाँ पे एक्वायरर कौन रहेगा, हु विल बी द पीपी एक्वायरर, पीपी लिमिटेड, पक्का। तो यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल के लिए पीपी लिमिटेड ही कंसिडर कर लो, राइट। अभी के लिए पीपी कंसिडर कर लो और पीपी लिमिटेड ही एक्वायरर है। बट इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, सेम एग्जांपल ले लो, पीपी लिमिटेड का शेयर्स है ना वो 15,000 है। ठीक है, पीपी लिमिटेड का शेयर्स 50,000 है, और यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ठीक है, और ए लिमिटेड को 30,000 शेयर्स इशू कर रहा है। समझा केस स्टडी क्या है, पीपी लिमिटेड के पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल जो है वो 15,000 शेयर्स के हिसाब से है, यानी क्या 15,000 शेयर्स एग्जिस्ट करता है पीपी लिमिटेड के पास। बट यहाँ पे पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड। अब पीसी सेटल करना पड़ेगा, पीसी जब सेटल करना है तो फिर यहाँ पे पीपी लिमिटेड इशू कर रहा है 30,000 शेयर्स। तो मैं बताओ यहाँ पे प्री एक्विजिशन के केस में क्या होगा, प्री एक्विजिशन के केस में पीपी लिमिटेड के पास कितना होगा, 15,000 शेयर्स, और 10 रुपए उसका फेस वैल्यू पकड़ लो, 1,50,000 उसका शेयर कैपिटल आ जाएगा। पोस्ट कॉम्बिनेशन में क्या होगा बताओ, पोस्ट कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे पीपी लिमिटेड के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना है, 15,000 शेयर्स, राइट, 50,000 शेयर्स। फिर उसके बाद ए लिमिटेड को एडिशनल 30,000 शेयर्स इशू कर रहा है, यस सर नो। टोटल कितना हो गया बताओ, 45,000 शेयर्स। यानी पीपी के बुक्स में आफ्टर एक्विजिशन पीपी के बुक्स में 45,000 शेयर्स दिख रहा है, और उसमें से मेजोरिटी ऑफ शेयर्स किसके पास है बताओ, मेजोरिटी ऑफ शेयर्स किसके पास है,
ए लिमिटेड। ए लिमिटेड। यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ। यहाँ पे पीपी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को। राइट, पीपी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड। तो आइडियली मैं क्या मानूंगा, पीपी लिमिटेड इज द एक्वायरर। बरोबर, आइडियली मुझे क्या लगेगा, पीपी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को, इशू कर रहा है इक्विटी शेयर्स। बरोबर, तो फिर मुझे क्या लग रहा है, पीपी लिमिटेड जो है ना वो एक्वायरर है। बट यहाँ पे पोस्ट कॉम्बिनेशन में देखो, तो पोस्ट कॉम्बिनेशन में देखो तो मेरा ए लिमिटेड का कंपोजिशन ऑफ शेयर्स इज मोर। यानी क्या, ए लिमिटेड कितना परसेंटेज बनता है देखो, 30,000 डिवाइडेड बाई 45,000, तो यहाँ पे 66% बन रहा है और ये 34%। तो मेजोरिटी ऑफ वोटिंग्स किसके पास है, ए लिमिटेड के पास है, यानी ए विल बी कंट्रोलिंग पीपी लिमिटेड। ऐसा कहीं पे होता है क्या। तो यहाँ पे एक्वायरर को आइडेंटिफाई करते समय, तो जिसके पास मेजोरिटी ऑफ वोटिंग है वही मेरा एक्वायरर होगा ना। बरोबर है ना, जिसके पास, मेरे पास एक्वायरिंग पोस्ट कॉम्बिनेशन में जिसके पास मेजोरिटी है, दैट पर्सन विल बी, दैट एंटिटी विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायरर। दैट एंटिटी विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायरर। ये कौन से केसेस में होता है, ये होता है रिवर्स एक्विजिशन। ये होता है रिवर्स एक्विजिशन के केस में। तो अब देखो तो, लीगली, लीगली यानी क्या, सिर्फ आंखों से देखो तो मैं, पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायरर। दैट इज लीगल एक्वायरर। यानी क्या, लीगली पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है, इशू कर रहा है शेयर्स ए लिमिटेड को, और ए लिमिटेड जो है ना वो एक्वायर हो रहा है पीपी लिमिटेड से। यानी क्या, पीपी लिमिटेड इज परचेसिंग ए लिमिटेड। बट एक्चुअल में देखो तो फिर यहाँ पे देखो तो फिर ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग पीपी लिमिटेड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग एक्वायरर। अकाउंटिंग एक्वायरर। एक बार ये देखो, एग्जाम्पल देखो एक बार। समझा क्या किया, समझा क्या किया। नॉर्मली हम क्या कंसिडर करेंगे, बोलो, कुछ तो समझा होगा एटलीस्ट 10%। ये। हाँ। क्या समझा बताओ। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप हम क्या कर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक्विजिशन थ्रू नेट एसेट्स। एक्विजिशन थ्रू नेट एसेट्स में सबसे पहला पार्ट है, फर्स्ट थिंग विल बी आइडेंटिफाइंग एक्वायरर। अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्वायरर को। अब तीन केस में, पहले तीन केस में हमने देखा था, फर्स्ट केस में क्या था, कैश सेटल किया, कौन, पीपी लिमिटेड कैश इशू कर रहा है ए लिमिटेड को, तो पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायरर। बराबर, जो पर्सन कैश सेटल कर रहा है वही है एक्वायरर। सेकंड, पीपी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को और बदले में क्या लैंड दे रहा है, तो फिर यहाँ पे एक्वायरर कौन रहेगा, द एंटिटी विच इज गिविंग द लैंड। राइट, पीपी लिमिटेड दे रहा है तो फिर ये एक्वायरर हो गया मेरा। थर्ड केस मैंने देखा, इनकरिंग लाइबिलिटी, यानी क्या, जो एंटिटी इनकर करेगा लाइबिलिटी वही एंटिटी क्या देगा, क्या वही एंटिटी एक्वायर रहेगा। तो पीपी लिमिटेड जो है ना, पीपी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है, कहा गया, हाँ यही है एग्जांपल। तो पीपी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को और बदले में इन कंसिडरेशन ऑफ पीसी वो क्या दे रहा है, डिबेंचर्स दे रहा है। बरोबर, अब यहाँ पे जो डिबेंचर्स दे रहा है पीपी लिमिटेड दे रहा है ना, पीपी लिमिटेड विल बी एक्वायरर। आगे देखो तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में आ गए हम। तो इक्विटी शेयर्स के केस में अभी देख रहे हैं, तो पीपी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को। ठीक है, और ये जो है ना इशू इशू कर रहा है इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस ए लिमिटेड के पास मेजोरिटी वोटिंग नहीं है। यानी क्या, पोस्ट कॉम्बिनेशन में अगर मेजोरिटी वोटिंग नहीं है, यहाँ पे अगर देखो मैं, अगर वैसा वैसा कर दूं, वैसा वैसा कर दूं, यहाँ पे 66% है, यहाँ पे 34% है, तो वेल एंड गुड, ये हम क्या मानेंगे, पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायरर एंड ए लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या बताओ, अगर पोस्ट हाँ। कॉम्बिनेशन में एक्विजिशन नहीं है। पक्का, चलो। अब क्या हो रहा है आगे, पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है, ए लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है। राइट, अब पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है, पीपी लिमिटेड का एग्जिस्टिंग होल्डिंग है 15,000 शेयर्स का। राइट, बट ए लिमिटेड को 30,000 शेयर्स एडिशनल इशू कर रहा है इन इन एक्सचेंज ऑफ पीसी, परचेज कंसिडरेशन के नाम पे कितना एडिशनल 30,000 शेयर्स दे रहा है। अब यहाँ पे 30,000, उसका खुद का कैपेसिटी 15,000 है, बट वो इशू कर रहा है 30,000, कुछ तो गड़बड़ है ना यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे मुझे असेस करना पड़ेगा कौन एक्वायरर है। तो एक्वायरर के बेसिस में, तो पोस्ट कॉम्बिनेशन में मुझे देखना पड़ेगा कि किसके पास मेजोरिटी ऑफ स्टेक है। मेजोरिटी ऑफ स्टेक किसके पास दिख रहा है, ए लिमिटेड के पास।
ए लिमिटेड के पास 66%। तो यहाँ पे ऐसा कंसिडर करा जाएगा, ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग पी लिमिटेड, ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग पीपी लिमिटेड। तो यहाँ पे ए लिमिटेड को बोलते हैं हम अकाउंटिंग एक्वायरर, एंड पीपी लिमिटेड को बोलते हैं लीगल एक्वायरर। यानी क्या, इन जनरल सेंस हम नॉर्मली देखें तो हमें क्या लग रहा है, पीपी लिमिटेड इज परचेजिंग ए लिमिटेड, नॉर्मल जनरल सेंस में उसके लिए पीपी लिमिटेड को क्या बोल रहे हैं, लीगल एक्वायरर। बट एक्चुअल में अकाउंटिंग पर्पस के लिए पोस्ट कॉम्बिनेशन ए लिमिटेड के पास मेजोरिटी ऑफ स्टेक जाएगा। यानी क्या, एक बड़ा कंपनी छोटा कंपनी बड़ा कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकता है ना, तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए ए लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग एक्वायरर, और इंड एस 103 विल बी अप्लीकेबल ऑन ए लिमिटेड। यहाँ पे बोलूँ तो इंड एस 103 इज अप्लीकेबल ऑन अकाउंटिंग एक्वायरर। समझा? बोलो। इंपॉर्टेंट है, और ये इसका यस। हम क्वेश्चन भी देखने वाला है। तो आ जाओ, हम मेरी जो हैंड रिटन नोट्स है उससे भी एक बार देख लेते हैं। आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर, ठीक है, फॉर ईच बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इन ऑर्डर टू अप्लाई द परचेस मेथड, वन ऑफ द कंबाइनिंग एंटिटी शैल बी आइडेंटिफाइड एज एक्वायरर। यानी क्या, जब दो एंटिटी है और दोनों एंटिटी कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि कौन परचेस कंसिडरेशन सेटल कर रहा है, और जो भी एंटिटी परचेस कंसिडरेशन सेटल कर रहा है, यानी क्या, लैंड दे रहा है, कैश दे रहा है, जो भी दे रहा है, वो मेरा क्या रहेगा, एक्वायरर रहेगा। क्यों? यहाँ पे इंड एस 103 इज अप्लीकेबल ऑन द एक्वायरर ओनली। तो आ जाओ, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने दिया है बहुत अच्छे से। इफ परचेस कंसिडरेशन इज पेड इन कैश, अगर परचेस कंसिडरेशन कैश में पे हो रहा है, तो एक्वायरर जो है ना, एक्वायरर विल बी द एंटिटी विच पेज कैश। यानी क्या, अगर परचेस कंसिडरेशन कैश में सेटल हो रहा है, तो एक्वायरर कौन रहेगा, जो कैश में सेटल करेगा। तो देखो, पीपी लिमिटेड जो है, ए लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, पीपी लिमिटेड कैश पे कर रहा है, तो एंड एक्वायर्स नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड। तो यहाँ पे पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायरर, और इन डेस 103 विल बी अप्लीकेबल ऑन द एक्वायरर। ठीक है? समझा? बोलो। यस। देन सेकेंड, परचेस कंसिडरेशन इज पेड थ्रू काइंड। काइंड यानी क्या, लैंड हुआ, ठीक है, लैंड हुआ, फिर प्लांट एंड मशीनरी हुआ, कोई भी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के थ्रू। तो एक्वायरर विल बी द एंटिटी विच ट्रांसफर दी अदर एसेट्स इन सेटलमेंट ऑफ पीसी। यानी क्या, पीसी के सेटलमेंट में जो भी ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पे समझो पीपी लिमिटेड है, ए लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, पीपी लिमिटेड ट्रांसफर द लैंड एंड वर्थ 220 करोड़ टू एक्वायरर ऑफ एक्वायरिंग द नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड। तो यहाँ पे पीपी लिमिटेड ट्रांसफर कर रहा है ना, तो पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर एज एक्वायरर। ठीक है? देन नेक्स्ट थिंग, इफ परचेस कंसिडरेशन जो है ना, वो सेटल हो रहा है इंकरिंग लाइबिलिटी, यानी क्या, इशू कर रहा है डिबेंचर्स। ठीक है, इशू कर रहा है डिबेंचर्स। तो उस केस में जो एंटिटी इशू कर रहा है ना डिबेंचर्स, वो एंटिटी को माना जाएगा, दैट एंटिटी विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायरर। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, पीपी लिमिटेड विल इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड, बरोबर। पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है, इशूज डिबेंचर्स टू ए लिमिटेड इन सेटलमेंट ऑफ पीसी। तो पीपी लिमिटेड एक्वायर्ड नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड, तो फिर यहाँ पीपी लिमिटेड इज इशूइंग डिबेंचर्स, तो पीपी लिमिटेड विल बी एक्वायरर, राइट। पीपी लिमिटेड विल बी एक्वायरर। चलो आगे देखो, इफ परचेस कंसिडरेशन इज सेटल्ड थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के थ्रू क्या हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है। तो उस केस में अनलेस एंड अनटिल मेरा मेजोरिटी ऑफ पोस्ट कॉम्बिनेशन, अगर मेरा जो एक्वायरी है उसके नाम पे नहीं होगा, यानी क्या, वो मेजोरिटी स्टेक होल्ड नहीं करेगा, तब तक क्या रहेगा, जो एंटिटी इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है वही एंटिटी मेरा एक्वायरर होगा। देखो, एक्वायरर इज द एंटिटी विच इशूज द इक्विटी शेयर्स, पीपी लिमिटेड इशूज इक्विटी शेयर्स इन पीसी सेटलमेंट। देखो, पीपी लिमिटेड इशू कर रहा है ए लिमिटेड को इक्विटी शेयर्स, पीपी लिमिटेड acquires net assets of A Limited. In given case, PP Limited will be assumed as acquirer in normal case because it has issued equity shares. Normally वही consider होगा, but इसका एक exception है। क्या exception है? कि इसका exception, normally the acquirer is the entity which issues equity shares of PC, but in some cases accounting acquirer different होगा and legal acquirer will be different. This is due to capital structure, पोस्ट कॉम्बिनेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू। तो उसके लिए मैंने क्या बोला है, रिवर्स एक्विजिशन इज दैट, मतलब रिवर्स एक्विजिशन का केस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, पीपी लिमिटेड इश्यूज ए लिमिटेड, यानी क्या, एक्वायर, सॉरी, पीपी लिमिटेड एक्वायर्स ए लिमिटेड। ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं, पीपी लिमिटेड इश्यूज 15,000 न्यू शेयर्स टू ए लिमिटेड इन सेटलमेंट ऑफ पीसी। पीपी लिमिटेड ऑलरेडी 10,000 शेयर्स होल्ड कर रहा है एज प्री कॉम्बिनेशन बैलेंस शीट एज अ शेयर कैपिटल। यानी क्या, पीपी लिमिटेड के पास 10,000 शेयर्स है अभी, और एडिशनली पीपी लिमिटेड 15,000 शेयर्स इशू कर रहा है टू ए लिमिटेड फॉर द सेटलमेंट ऑफ पीसी। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे प्री कॉम्बिनेशन वाला पार्ट, प्री कॉम्बिनेशन देखूं,
तो पीपी लिमिटेड के पास कितना है, सिर्फ 15,000 है, सॉरी 15,000 है क्या, 10,000 है, बरोबर। पोस्ट कॉम्बिनेशन अगर देखो मैं, पोस्ट कॉम्बिनेशन देखो, तो यहाँ पे 25,000 शेयर्स हो जाएंगे। कैसे सर, 10,000 एग्जिस्टिंग और एडिशनल 15,000 इशू करूंगा ए लिमिटेड को, तो फिर यहाँ पे 25,000 हो गया। अब ये 25,000 में से 15,000 होल्ड करेगा कौन, ए लिमिटेड, एंड 10,000 होल्ड करेगा पीपी। अब यहाँ पे एक कैपिटल स्ट्रक्चर देखो, तो ए लिमिटेड के पास मेजोरिटी ऑफ वोटिंग स्टेक है ना, स्टेक कितना, 15,000 का मेजोरिटी ऑफ वोटिंग स्टेक ए लिमिटेड के पास है। तो यहाँ पे अज्यूम किया जाएगा कि ए लिमिटेड हैज एक्वायर्ड पी लिमिटेड, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स एक्विजिशन। क्या बोलते हैं, रिवर्स एक्विजिशन। ए लिमिटेड हैज एक्वायर्ड पी लिमिटेड, और ए लिमिटेड के ऊपर क्या होगा, इंड एस 103 अप्लीकेबल होगा, ए लिमिटेड के ऊपर इंड एस 103 अप्लीकेबल होगा। तो देखो, इन गिवन केस पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड बाय इशूइंग 15,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। पोस्ट कॉम्बिनेशन द कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी ऐसा रहेगा, पीपी लिमिटेड के पास 40% होगा और ए लिमिटेड के पास 60% होगा, ठीक है। Here, 60% voting right in post combination balance sheet, which indicates that A Limited will obtain control over PP Limited post combination business. So we can take PP Limited as legal acquirer. PP Limited जो है ना, वो लीगल एक्वायरर मतलब देखने के लिए एक्वायरर है, ये देखने के लिए, बट एक्चुअली एक्वायरर कौन है, ए लिमिटेड है। एज अ अकाउंटिंग एक्वायरर एंड एप्लीकेशन ऑफ इंड एस 103 किसके ऊपर होगा, ए लिमिटेड के ऊपर होगा। इस केस में कब होता है, नॉर्मली स्मॉल एंटिटी जो है ना, वो बड़ा एंटिटी को जब टेक ओवर करता है ना, तो उस केस में ये रिवर्स एक्विजिशन होता है। समझा यहाँ तक, बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वायरर को आइडेंटिफाई करना। यस और नो, यस सर। पक्का। बोलो चार केसेस कौन से हैं, बताओ फटाफट फटाफट। पहला गिवन इन कैश, हम्म, कौन होगा दूसरा एक्वायरर, हु गिव्स कैश, हु गिव्स कैश, ओके वेरी गुड। सेकंड, सेकंड when he gives cash and ठीक, सिंपल इतना समझ लो कि जो demand। एंटिटी, हाँ जो एंटिटी, द एंटिटी विच सेटल्स द पीसी विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायरर, इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। बट इसका यस। एक एक्सेप्शन है, दैट इज रिवर्स एक्विजिशन। रिवर्स एक्विजिशन इज एन एक्सेप्शन, जहाँ पे मुझे पोस्ट कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा कि वेदर दी जो एक्वायरी है, यहाँ पे पीपी लिमिटेड जो है ना, पीपी लिमिटेड तो एक्वायर कर रहा था और ए लिमिटेड को, राइट, ए लिमिटेड एक्वायरी समझ रहे थे हम, बट एक्चुअल में ए लिमिटेड इज दी एक्वायर, सॉरी। तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है, समझा यहाँ तक, यस सर। पक्का, क्लियर है। हाँ। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं, देन विल वाइंड अप। इसका और भी है एक्वायरर का, वो लेने मुझे और एक घंटा, और एक घंटा नहीं, आधा घंटा लगेगा एटलीस्ट एक्वायरर का। तो उससे बेटर है हम कंप्लीट एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्टिंग में तो एग्जाम्पल्स देखा था, फिर उसके बाद हमने आ गए बिजनेस कॉम्बिनेशन में, राइट। बिजनेस कॉम्बिनेशन में उसके पहले क्या क्या था, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाला पार्ट पड़ा था, जिसमें हम देखते हैं कि कंट्रोल एक्वायर करने यानी कंट्रोल कंप्यूट करने हम क्या करते हैं, करंट एक्विजिशन, करंट होल्डिंग अलोंग विद द पोटेंशियल होल्डिंग, ये दोनों साथ में कंसिडर करके देखते हैं वेदर द एंटिटी हैज अ कंट्रोल ओवर द अदर एंटिटी और नॉट, ठीक है, वो देखते हैं। यानी क्या, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स इज कंसिडर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट, हम बिजनेस कॉम्बिनेशन के एक्विजिशन एक्विजिशन मेथड में आया है। एक्विजिशन मेथड में 6 स्टेप्स हैं नॉर्मली। क्या क्या 6 स्टेप्स है, सबसे पहला बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये डेफिनेशन हो गया। सेकंड थिंग, एक्वायरर को आइडेंटिफाई करो, राइट। थर्ड, एक्विजिशन डेट को आइडेंटिफाई करो। फोर्थ, मेरा आइडेंटिफाइबल एसेट एंड लाइबिलिटीज को मेजर करो। पीसी को मेजर करो, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। फिर उसके बाद बार्गेन परचेज, गुडविल और बार्गेन परचेज देख लो, और उसके बाद स्पेशल एडजस्टमेंट्स देखेंगे। ये मेजरली 5-7 स्टेप्स है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से हमने स्टार्ट किया था एक्वायरर, और एक्वायरर का देख लिया 4 केस, कैश, लैंड, लैंड यानी क्या, लैंड यानी इन काइंड, एंड द एंटिटी विच बेयर्स द लाइबिलिटी, एंड इक्विटी। ये फर्स्ट 3 केसेस में द एंटिटी विच सेटल्स द पीसी, दैट इज परचेज कंसिडरेशन, विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायरर। थर्ड केस में, जो इक्विटी शेयर्स के केस में, इक्विटी शेयर के केस में द एंटिटी विच इशूज द इक्विटी शेयर्स विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायरर। नॉर्मली नॉर्मली यही होता है, बट इन केस
पोस्ट का एक्विजिशन कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर एक्वायरी के पास ज्यादा वोटिंग पावर है देन द एक्वायरर, तो उस केस में मुझे ये जो है ना, ये रिवर्स एक्विजिशन का केस है, तो यहाँ पे रिवर्स एक्विजिशन के केस में मुझे देखना पड़ेगा कि पोस्ट एक्विजिशन मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या है। अगर वो ज्यादा है, एक्वायरी के पास ज्यादा है, तो उस केस में एक्वायरी विल बी कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग एक्वायरर एंड एक्वायरर विल बी कंसिडर्ड एज लीगल एक्वायरर। यानी क्या, जो बस एंटिटी एक्वायर कर रहा है, यहाँ पे देखो पीपी लिमिटेड एक्वायर कर रहा था ए लिमिटेड को। अब नॉर्मली देखो तो पीपी लिमिटेड इज एक्वायरर एंड ए लिमिटेड इज एक्वायरी। बट रिवर्स चार्ज के केस में, रिवर्स एक्विजिशन के केस में, पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज लीगल एक्वायरर एंड ए लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग एक्वायरर। एंड यहाँ पे एक्वायरर ए लिमिटेड कंसिडर होगा और इंड एस 103 ए लिमिटेड के ऊपर अप्लीकेबल होगा। सिंपल, क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछ लेना। क्लियर है सर। दोनों क्लियर है को सर। पक्का? हाँ। चलो, यस सर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। गुड नाइट। थैंक यू सर।